तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ठीक है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में हमने कुछ जनरल डेफिशिएंसी सिम्टम डिस्कस कर लिए थे लास्ट क्लास में, जिसके अंदर हमने अलग अलग डेफिशिएंसी सिम्टम को देखा था कि क्लोरोसिस अगर प्लांट में हो जाएगा तो डेफिशिएंसी सिम्टम क्या रहेगा, मोटलिंग अगर हो जाएगा तो क्या होगा, लीफ डिस्टॉर्शन हो जाएगा, कपिंग हो जाएगी तो क्या होगा, लीफ कर्ल क्या चीज होगी, उसके अलावा विल्टिंग के क्या सिम्टम होंगे, ये सारे हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिए। आज हम क्या देखेंगे, डेफिशिएंसी सिम्टम हो गए, ठीक है, हमने ये चीज तो देख लिया, क्लोरोसिस हो गया, क्लोरोसिस तो हमें समझ में आ गया कि पत्तियां अगर पीली पड़ गई उस चीज को हमने बोल दिया क्लोरोसिस, खत्म। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है, हम कैसे पता लगाएंगे कि क्लोरोसिस किसकी वजह से हो रहा है, कारण क्या है उस चीज का, ठीक है। तो यहाँ हम सारी की सारी वो चीजें डिस्कस करेंगे, किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी के सिम्टम प्लांट में कैसे ऑब्जर्व करेंगे अपने। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोल दिया गया, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ वेरियस न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स में अपीयर ईदर ऑन ओल्डर और ऑन यंगर लीव्स। ठीक है, एक चीज कि कोई भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी सिम्टम या तो पुरानी पत्तियों पे या नई पत्तियों पे शो होंगे, या तो पुरानी पत्तियों पे या फिर नई पत्तियों पे शो होंगे। उसके बाद में पुरानी का मतलब क्या हो गया, लोअर लीव्स, और यंगर का मतलब क्या हो गया, अपर लीव्स। ऐसा ही होगा ना, प्लांट में ऊपर की तरफ नई पत्तियां लगेंगी और नीचे की तरफ पुरानी पत्तियां रह जाएंगी। तो इन टर्म्स की जगह पे निचली पत्तियां, ऊपर वाली पत्तियां, यानी यंग सॉरी लोअर और अपर लीव्स भी लिखा हो सकता है, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, अब ये डिपेंड किस चीज पे करेगा कि कोई पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी सिम्टम लोअर लीव्स या ओल्डर लीव्स पे दिखाई देगा, या मैं बोल दूं यंगर लीव्स या अपर लीव्स पे दिखाई देगा। ये डिपेंड करेगा उन चीजों की मोबिलिटी पे कि पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्लांट के अंदर मोबिलिटी, सोइल में नहीं देखेंगे, प्लांट में मोबिलिटी देखेंगे उस चीज की। ओके, मोबिलिटी के लिए मैंने आपको क्या कंसेप्ट बताया था, मोबिलिटी का वही मोबाइल फोन वाला एग्जांपल दिया था। टेलीफोन को आप मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह पे, लेकिन मोबाइल फोन को आप मूव कर सकते हो एक जगह से दूसरे फोन पे, इसीलिए इसे मोबाइल फोन बोल दिया गया। अदरवाइज है तो ये भी फोन और होता तो टेलीफोन है। क्लियर ना। अब एक चीज और देखना, दूसरा मैंने आपको एक और चीज बोली थी मोबिलिटी के टाइम पे कि एक तो मैं हो गया अपने वर्क प्लेस पे, अब वर्क प्लेस मेरा कौन सा हो गया, मान लीजिए कॉलेज हो गया। सेकंड में कौन सी जगह पे हो गया, अपने घर पे। तो घर पे होने में और वर्क प्लेस होने में, दोनों में मेरे नेचर के अंदर बहुत डिफरेंट रहेगा। घर पे मैं कौन हूँ, घर पे मैं अपने पेरेंट्स का बच्चा हूँ, दैट्स इट। ठीक है, लेकिन वर्क प्लेस पे मैं कौन हूँ, वर्क प्लेस पे 60-70 जितने भी स्टूडेंट बैठे हैं, उन स्टूडेंट के ऊपर मैं लीडर हूँ एक तरीके से। क्लियर ना। तो अलग अलग जगह पे अपनी अलग अलग पोजीशन होगी। अब उसके बाद में भी क्या चीज डिपेंड करेगी, मोबिलिटी को आप इस तरीके से मान लीजिए, कुछ बच्चे होते हैं घर पे शांत स्वभाव के रहते हैं, हंगामा नहीं करते, और कुछ होते हैं मेसी टाइप के, घर पे बहुत कचरा बिखेर के रखते हैं। तो जो मेसी टाइप के हो गए उसे आपने मोबाइल बोल दिया, उछल कूद करते रहेंगे सारे टाइम। और घर पे जो रहेंगे, जो शांत स्वभाव के होंगे, उन्हें हमने बोल दिया इन मोबाइल कुछ नहीं, वो एक जगह आराम से बैठे रहेंगे, किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहे। उसी तरीके से वर्क प्लेस पे भी हो गया, एक होगा जो काफी एक्टिवली अपना काम कर रहा होगा, और एक कुछ इस तरीके के भी होते हैं जो कहेंगे चलो ठीक है फॉर्मेलिटी करते रहो, अपने को क्या लेना देना है ना। तो वो दोनों ही कंडीशन है, उस कंडीशन में हमने एक को बोल दिया मोबाइल, दूसरे को क्या बोल दिया, इमोबाइल। क्लियर। अब हमें क्या देखना है, हमें ये नहीं देखना सोइल के अंदर उसकी मोबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, घर पे मैं कैसा भी रहूं, मेरी जिंदगी के बारे में अगर मैं बात करूं, वर्क प्लेस मेरा प्रोफेशनल लाइफ हो गया, वर्क, और होम मेरा क्या हो गया, पर्सनल लाइफ होगी। मैं मेरी पर्सनल लाइफ में कैसा भी हूँ, आपको उससे क्या लेना देना है, आपको तो लेना देना मेरी प्रोफेशनल लाइफ से है ना, कि मैं पढ़ाता अच्छा हूँ या नहीं, दैट्स इट। उसके अलावा आपको इस चीज से क्या लेना देना है, मैं खाता कितने बजे हूँ, मैं सोता कितने बजे हूँ, मैं उठता कितने बजे हूँ, आपको क्या चीज, क्या मतलब है इस चीज से, मैं नहाता भी हूँ या नहीं नहाता, आपको इस चीज से क्या लेना देना है ना। वरना वैसे मैं नहाता हूँ, ऐसी बात नहीं है, सब समझाने के लिए बोल रहा हूँ आपको। ठीक है। बाकी दुनिया में अजीब टाइप के लोग होते हैं तो 35-36 दिन तक बिना नहाए रह लेते हैं, मुझे तो पता नहीं 29वें 30वें दिन खुजली होना स्टार्ट हो जाती है। हाँ जी। देखिए, तो यहाँ क्या मतलब है अपने से, मेरा ये पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ वाली बात कहने का तात्पर्य ये है कि आपको अब ये नहीं देखना कि प्लांट सोइल में मोबाइल था या नहीं था, हमें कोई मतलब नहीं है उस चीज से। लेकिन फिर भी हमने क्या कर लिया, थोड़ा बहुत गॉसिप भी तो चाहिए होता है ना। ठीक है, अब एक्ट्रेस वगैरह की बात करते हैं अपने, तो उनकी भी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ है। प्रोफेशनल लाइफ उनकी मूवीज वगैरह हो गई, लेकिन अपने प्रोफेशनल लाइफ को छोड़ के गॉसिप में इंटरेस्टेड रहते हैं, है ना। तो गॉसिप में अपने क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं, पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट आता है, वही चीज। तो यहाँ सॉइल के बारे में जब बात की जाएगी तो वही गॉसिप के कारण हम दूसरे की निजी जिंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। उसी तरीके से यहाँ सॉइल के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी रहेगी और नहीं रहेगी, उस चीज को अपने ध्यान में रखेंगे। ठीक है, लेकिन बस इसका इतना ही खत्म हो गया। किसी की पर्सनल लाइफ आप किसी के दूसरे के सामने ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते। क्यों नहीं डिस्कस कर सकते, उसने अगर गलती से बता दिया कि तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, फिर अपने पे संकट आ सकता है। तो वही चीज ये होगी कि सॉइल के बारे में बस अपने ध्यान रख लेंगे, ये न्यूट्रिएंट्स हैं
और इनकी मोबिलिटी है, इनकी मोबिलिटी नहीं है सॉइल के अंदर, लेकिन इसमें से और ज्यादा अपने डीप में नहीं देखेंगे। उसके बाद में डीप में हमें किस चीज का ध्यान रखना है, प्लांट्स के अंदर किस कौन से न्यूट्रिएंट की मोबिलिटी है और मोबिलिटी नहीं है। अब उसका क्यों ध्यान रखेंगे, वर्क प्लेस पे तो एक तरीके से अगर मैं बात करूं मेरे कॉलेज के मालिक के बारे में या प्रिंसिपल के बारे में बात करूं, प्रिंसिपल का तो यही फर्ज रहेगा ना कि वो चेक करेगा कौन स्टाफ ढंग से काम कर रहा है, कौन स्टाफ कहाँ कमी रख रहा है ना। उसी तरीके से हमें भी प्लांट्स के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट मोबाइल है और कौन सा न्यूट्रिएंट इमोबाइल है, इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है। किस चीज के लिए, उनके डेफिशिएंसी सिम्टम के लिए। क्लियर ना। हाँ जी, तो ये बात ध्यान रखना, मोबिलिटी वाली इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। मैंने वहां पे भी आपको ये चीज बोली थी और यहाँ पे एक बार फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि डेफिशिएंसी सिम्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा का सारा बेस्ड मोबिलिटी पे है, एक वर्ड पे बेस्ड है सारा का सारा टॉपिक, ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे इसके बारे में क्या बोला गया। Thus, the relative mobility of the nutrient influences the site of appearance of the deficiency symptom. इसलिए जो कोई भी न्यूट्रिएंट होगी, उस न्यूट्रिएंट की रिलेटिव मोबिलिटी की, वो प्लांट के अंदर कितना मोबाइल है, प्लांट के अंदर कितनी मूवमेंट कर रहा है, वो इस चीज पे डिपेंड, इस ये जो चीज है वो इन्फ्लुएंस करेगी किस चीज को, उसके डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करने वाली साइट को। ठीक है ना। क्या बोल दिया गया अभी तक कि जो न्यूट्रिएंट है, कोई भी पोषक तत्व है, उसकी मोबिलिटी पौधे के अंदर वो कितना मोबाइल है, इस चीज की मोबिलिटी इन्फ्लुएंस करेगी, प्रभावित करेगी उस जगह को कि वो कितना डेफिशिएंसी सिम्टम कोज करेगा और कहाँ कौन सी जगह पे डेफिशिएंसी सिम्टम कोज करेगा। इट मे बी लोअर लीव्स, इट मे बी यंगर लीव्स, इट मे बी टिपिकल पार्ट्स, ओके, सॉरी टिप पोर्शन ऑफ द प्लांट। ठीक है। आगे क्या बोल दिया गया, डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ मोबाइल एलिमेंट विल अपीयर ऑन द ओल्डर लीव्स। अब ऐसा क्यों होगा, जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होंगे और जो मोबाइल एलिमेंट्स के, उनके पुरानी पत्तियों पे क्यों शो होंगे भाई, इसलिए शो होंगे कि एक प्लांट के अंदर जब न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आ गई, तो न्यूट्रिएंट अपटेक कहाँ से किया जा रहा है, रूट से। रूट से न्यूट्रिएंट अपटेक किया जाएगा तो लोअर प्लांट्स में तो अवेलेबिलिटी उसकी होती रही, लेकिन एक पॉइंट पे आकर के डेफिशिएंसी आ गई प्लांट में, रूट से सप्लाई होना बंद हो गया, तो प्लांट में सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट तो नीचे वाले हिस्से में ही रह गया। अब अगर वो मोबाइल है तो वो लोअर लीव से यानी नीचे वाले हिस्से से ऊपर प्लांट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन अगर वो मोबाइल नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है। अब आप कहोगे सर फिर ऐसा कैसे होगा कि ये मूवमेंट करता रहेगा, तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य समझिए यहाँ पे, या आगे ये चीज आ जाएगी वहां पे बताऊंगा, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। एक बार फिर से सुनो क्या बोला गया कि डेफिशिएंसी सिम्टम जो है मोबाइल एलिमेंट्स के, जैसे मैं बात कर लेता हूँ नाइट्रोजन के बारे में। ठीक है। जो नाइट्रोजन का डेफिशिएंसी सिम्टम है वो पुरानी पत्तियों पे देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि पुरानी पत्तियों में जो नाइट्रोजन एक्यूमुलेट हो रखा होगा, जो जमा हो रखा होगा वहां पे नाइट्रोजन, जब जरूरत पड़ेगी, न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी, तो जो ऊपर का भाग होगा प्लांट का, जो नई ग्रो कर रहा होगा, नई ग्रोइंग कर रहा होगा, वो नाइट्रोजन क्या बोलेगा, जो पुरानी पत्तियों में इकट्ठा हो रखा होगा, वो बोलेगा कि मैं तो मोबाइल हूं, मैं तो जा सकता हूँ ऊपर। ठीक है, अपने बहुत दिन जी लिए इस पत्ती में, अब किसी नई पत्ती को जिंदगी देते हैं और इसको कहते हैं जाओ आपका काम तमाम। ठीक है। पुरानी पत्तियां क्या करेंगे, इसका नई ग्रोथ को इंप्रूव करते हैं, तो नाइट्रोजन वहां से निकल के ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो मोबाइल है। ठीक है। लेकिन अगर इमोबाइल न्यूट्रिएंट होगा कोई, तो वो पुरानी पत्तियों में तो पड़ा रहेगा, लेकिन नई पत्तियों में, क्योंकि नई पत्तियां बन रही है। ठीक है। अब इस चीज को यूं मान लीजिए कि आपने क्या कर रखा है, एक आपके पास में चाय है, जिस चाय के अंदर आपने अदरक वदरक सारी चीजें डाल रखी है। ठीक है। और वहीं पे क्या हुआ, आपने ये चाय जैसे ही बनाई, बनाते ही क्या हुआ, मैं फिर से आया किचन के अंदर और मैंने बोला कि यार चाय तो मुझे भी पीनी है। आपने कहा मैंने तो एक ही कप बनाई है, आप अपने लिए बना लीजिए। अब जब मैं चाय बना रहा हूँ तो मैंने देखा कि अदरक तो खत्म होगी। ठीक है। अदरक तो खत्म होगी। अब अदरक खत्म होगी तो ऐसा तो नहीं होगा ना इसमें से अदरक मैं यहाँ ले सकता हूँ, नहीं हो सकता। तो उसी तरीके से जो इमोबाइल मूवमेंट होंगे वो पुरानी पत्तियों में एक्यूमुलेट हो गए, जमा हो गए। अब वो पुरानी पत्तियों को छोड़ करके नई पत्तियों में ट्रांसफर नहीं हो सकते। लेकिन नई पत्ती बन रही है तो उसको बनते टाइम तो न्यूट्रिएंट की आवश्यकता रहेगी ही रहेगी। तो उसको न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी आपके ऊपर जो नई पत्तियां हैं उनमें आने का कारण ये हो जाएगा कि अब जो मैं चाय बनाऊंगा, मेरी मजबूरी है कि इसके अंदर अदरक नहीं होगी। अदरक नहीं होगी तो उसका टेस्ट करेंगे, टेस्ट करते ही पता लग जाएगा इसमें अदरक नहीं है ना। तो जब कोई चीज खत्म हो जाएगी और पुरानी जो मटेरियल होगा वहां से अगर उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, इस कंडीशन के अंदर उसके सिम्टम्स कहाँ आएंगे, नई पत्तियों पे। होपफुली आप समझ गए होंगे इस चीज को। एक चीज और बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप कहोगे कि सर जब अदरक होगी, अदरक, हाँ जी, एक कंफ्यूजन रहती है यहाँ पे कि अगर ये नॉन मोबाइल है प्लांट के अंदर, फलाना न्यूट्रिएंट जो है जैसे कैल्शियम और बोरोन हो गया, ये नॉन मोबाइल है, इमोबाइल है,
अगर ये इमोबाइल है तो ये ऊपर वाली पत्तियों पे पहुंचते कैसे हैं? पहुंचते हैं ये पानी के द्वारा। जो जाइलम रहता है वो जाइलम अपने साथ न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसलोकेशन करता रहता है, ठीक है, उसके द्वारा पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है ना अपने ओल्डर लीव्स में जो एक्यूमुलेट हो चुकी है, जो जहां वहां पे जमा हो चुकी है, उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। एक और एग्जाम्पल देता हूँ, होपफुली आपको समझ में आ जाएगी इमोबाइल और मोबाइल वाली बात। देखना, एक क्या हुआ, आपको खाना खाना था, आप गए अपने किचन में और आपने क्या कर लिया, अपनी प्लेट के अंदर थोड़ा क्या डाल लिया, फूड डाल लिया, एक दो चपाती रख ली वगैरह वगैरह, जो भी आप रखना चाह रहे हो रख ली। मान लीजिए आपने दो चपाती रख ली अपनी थाली में। दूसरा आपके घर का फैमिली मेंबर आया, उसने देखा कि खाना तो खत्म हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, आप अब अपनी प्लेट से एक चपाती इसे दे सकते हो, बोल सकते हो कि भैया मेरे पास तो दो है, ठीक है, मैं क्या करता हूँ एक चपाती आपको दे देता हूँ। लेकिन ये वो ले चुका था ना, एक तरीके से ऑक्यूपाई कर चुका था। इसने कौन सा दिया है, इसने नया नहीं दिया, जो अपने पास था उसमें से दिया है, ठीक है ना। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, दूसरी कंडीशन में वो चाय वाला एग्जांपल रहेगा। अब वो चाय में से अदरक निकाल के नहीं दे सकता, ठीक है, तो दूसरी जो चाय बनेगी उस चाय के अंदर अदरक नहीं होगी। तो ये वाला कंडीशन तो हो गया मोबाइल का, जो अपना जो हिस्सा था, अपना जो न्यूट्रिएंट था, उसने वो अपने हिस्से में से दे दिया। दूसरा हो गया इमोबाइल का एग्जांपल की, अब भैया मैंने तो यूज कर लिया, मैं कैसे दूं आपको, ठीक है, अगर ले सकते हो तो बता दो, हम कहेंगे यार अब तो इसमें से अदरक आइसोलेट होने से रही, है ना, एक चीज। अब बात ये है कि जो प्लांट हो गया ऊपर वाले प्लांट पे, अगर ये प्लांट के अंदर इमोबाइल है, न्यूट्रिएंट मूवमेंट कर ही नहीं सकता, तो पौधे में ऊपर जो नई पत्तियां बन रही है वहां पे पहुंचेगा कैसे? कब? जब ये सोइल के अंदर प्रचुर मात्रा में हो। सोइल में जब ये रिच मात्रा में होगा तो ऑब्वियस है सोइल से प्लांट इसका अपटेक करेगा, और प्लांट अपटेक करके आगे सेल्स को डिलीवर करेगा, जाइलम में पहुंचेगा, जाइलम अपने साथ वाटर को मूवमेंट करवाएगा, तो वाटर के साथ क्या कर देगा, प्लांट के ऊपर वाले हिस्से में इसे ट्रांसफर कर देगा। बात समझ में आ गई ना। तो वो कंडीशन कौन सी होगी, वो कंडीशन ये हो गई जब मूवमेंट, जब उसकी अवेलेबिलिटी हो रही है हमें सोइल से मिलता रहेगा तो उसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन जब सोइल में कमी आ गई तो ही डेफिशिएंसी आएगी। अपने डेफिशिएंसी सिम्टम्स पड़ रहे हैं, ध्यान रखना, जब न्यूट्रिएंट्स की कमी है अपने पास, यानी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, मतलब सोइल में तो नहीं है न्यूट्रिएंट्स, तो कमी है ना। सोइल में न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो प्लांट अपने आप में किस तरीके से एडजस्टमेंट कर पाएगा, वो वाला किस्सा है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना। होपफुली जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया तो आगे लेक्चर स्टार्ट करते हैं, फटाफट से कंफर्मेशन दे। हाँ जी। तो डेफिशिएंसी सिम्टम मोबाइल न्यूट्रिएंट्स के, तो मोबाइल जो एलिमेंट्स होंगे उनके पुरानी पत्तियों पे क्यों आएंगे, क्योंकि इसने अपने पास जो नाइट्रोजन था या जो मोबाइल एलिमेंट इसके पास था उसने किसे दे दिया, नई पत्तियों को दे दिया। जबकि आपके, क्योंकि ये जो है वो मूव कर जाएंगे, रैपिडली मूवमेंट कर जाएंगे पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों में। एग्जांपल हो गए इनके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक। जिंक के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो जिंक एक अलग ही केस है, ध्यान रखना। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी में जिंक का एक अलग ही केस होगा, किस तरीके से होगा बात करेंगे इसके बारे में आगे। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, ऑन द अदर हैंड द डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नॉन मोबाइल एलिमेंट। अब ये नॉन मोबाइल है, अदरक वाला केस ना, आप अपनी चाय में से अदरक निकाल के नहीं दे सकते। Non-mobile elements will appear on the young leaves because of their accumulation on the older leaves due to immobile nature। अब देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा गया accumulation, कि वो उसका हिस्सा बन चुके हैं, क्लियर ना, उसका हिस्सा बन चुके हैं। ओल्डर लीव्स में आप यूं मान लीजिए कि ओल्डर लीव्स में जो क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट था, उसने कहा मैं अपने क्लोरोफिल को तोड़ रहा हूँ, तोड़ के तुझे दे देता हूँ, ठीक है, एक तरीके से फिक्स डिपॉजिट था और फिक्स डिपॉजिट उसके लिए तोड़ दिया, ठीक है। दूसरा वाला तोड़ नहीं सकता, उसके अंदर उसने करवाया इस तरीके से है कि आप बीच में इसको नहीं तोड़ सकते, आपको 5 साल 10 साल वेट करना पड़ेगा, क्लियर ना। आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपको समझना बहुत जरूरी है इस लेक्चर को, क्योंकि इस लेक्चर में केवल शुरुआती जो अब तक हो चुका है वो और अगली 10 मिनट इतना ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये लेक्चर फिर से वो फंक्शन वाला लेक्चर बन जाएगा, जिस तरीके से मैं बोल बोल के पढ़ रहा था ना फंक्शन वाले लेक्चर में कि इसका ये फंक्शन होगा, उसी तरीके से ये लेक्चर बन जाएगा। लेकिन अभी 10 मिनट तक ये लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग है और 10 मिनट तक ही सारा खेल है, उसके बाद में कुछ नहीं है इसमें। हाँ जी, देखिए क्या बोला गया, द डेफिशिएंसी सिम्टम कैन बी डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। बेसिस ऑफ 2 बार हो गया ना, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे कुछ। अब देखिए क्या बोल दिया गया कि ये 3 चीजें होंगी जिनके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि प्लांट के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। सबसे पहले बोल दिया गया रीजन ऑफ अकरेंस। रीजन ऑफ अकरेंस का मतलब हो गया कि डेफिशिएंसी सिम्टम शो कौन से साइड पे हो रहा है आपको। अब डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होगा, क्लोरोसिस हो सकता है, विल्टिंग हो सकता है, आपके और भी अपने जो पढ़े थे नेक्रोसिस हो सकता है, मोटलिंग हो सकता है, पढ़ रखे ना अपने सारे के सारे जनरल जो डेफिशिएंसी सिम्टम थे उनको। तो उस तरीके से कोई भी डेफिशिएंसी सिम्टम हो सकता है इनमें से। लेकिन उस डेफिशिएंसी सिम्टम की साइट कौन सी होगी, क्या वो निचली पत्तियों पे होगा, क्या वो ऊपर वाली पत्तियों पे होगा, या वो क्या एपिकल मेरिस्टेम पे होगा, कौन सी जगह पे होगा, इस चीज के आधार पे। दूसरी चीज हम ये देखेंगे कि प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ डेड स्पॉट।
कि जो डेफिशिएंसी सिम्टम आ रहा है उसके अंदर डेड स्पॉट है या नहीं है। अब डेड स्पॉट क्या हो गया, डेड स्पॉट जैसे एक पत्ती होगी, पत्ती के अंदर जला सा पार्ट दिखाई देगा आपको, ठीक है, डैमेज टिश्यू, पैचेस दिखाई देंगे जले से, ठीक है, कि वो है या नहीं है। तीसरी चीज उसके बाद में क्या हो गया कि जो पत्ती है उसका कंप्लीटली क्लोरोसिस हो रहा है या फिर क्या हो रहा है, इंटरवेनियल क्लोरोसिस। अब आप ऑलरेडी जानते हो इस चीज को कि व्हाट इज इंटरवेनियल क्लोरोसिस, व्हाट इज कंप्लीट क्लोरोसिस एंड व्हाट इज इंट्रावेनियल क्लोरोसिस, ठीक है। इंटरवेनियल क्लोरोसिस के अंदर जो आपकी वेंस थी, शिराएं थी पत्ती की, वो हरी रह रही थी। इंट्रावेनियल के अंदर शिराएं जो थी वो पीली पड़ जा रही थी। और कंप्लीट क्लोरोसिस आगे चल करके इन दोनों की सेल्फ फॉर्म होगी। ये दोनों ही टाइप के जो क्लोरोसिस होंगे वो जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डेफिशिएंसी हो जाएगी न्यूट्रिएंट की, तो पूरी की पूरी पत्ती पीली पड़ जाएगी, फिर वेंस वेंस कोई चक्कर नहीं रहेगा, उस चीज को बोल दिया जाएगा कंप्लीट क्लोरोसिस। और कभी कभी वो येलो होकर के कलर में और ज्यादा लाइट हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि व्हाइट भी होगी, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीन चीजों के आधार पे आप डिफरेंस करोगे कि कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। ओके, अब स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर आगे। डेफिशिएंसी सिम्टम के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो इसे अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया। सबसे पहली कैटेगरीज बोल दी गई, डेफिशिएंसी सिम्टम कौन सी जगह पे शो होगा, पुरानी पत्तियों पे शो होगा। उसके बाद में बोल दिया गया डेफिशिएंसी सिम्टम नई पत्तियों पे शो होगा, पुरानी और नई दोनों पत्तियों पे और टर्मिनल बर्ड पे। अगर मैं इनको अलग तरीके से बोलना चाहूँ, ओल्ड लीव्स को मैं बोल सकता हूँ लोअर लीव्स, इसे मैं बोल सकता हूँ अपर लीव्स, इसे मैं बोल सकता हूँ लोअर और अपर, इसे मैं बोल सकता हूँ एपिकल मेरिस्टेम रीजन, ठीक है ना, एपिकल मेरिस्टेम रीजन। ओके, उसके बाद में देखिए ओल्ड लीव्स पे कौन कौन से न्यूट्रिएंट अपनी डेफिशिएंसी शो करते हैं। इट विल बी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम, ठीक है। अब बात करेंगे, पहली चीज हमने देख ली रीजन ऑफ अकरेंस। दूसरी चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि डेड स्पॉट है या नहीं है। डेड स्पॉट के बारे में बात करूंगा तो पोटेशियम और मोलिब्डेनम जो होगा वो डेड स्पॉट शो करेंगे। अब हम अच्छे से पहचान सकते हैं, अभी नहीं बोल रहे ये चीज, आगे बोलते हैं। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, विदाउट डेड स्पॉट। विदाउट डेड स्पॉट इसके अंदर इस तरीके का कुछ भी नहीं होगा, कोई जला खटा निशान नहीं होगा। डेड स्पॉट आप समझ गए, वही एक लीफ है आपके पास, उस लीफ के अंदर अगर कुछ पैचेस दिखाई दे रहे हैं आपको तो उस चीज को बोल दिया गया डेड स्पॉट। और यहाँ पे कोई डेड स्पॉट नहीं दिखाई देगा आपको। कौन कौन से हो जाएंगे इसमें, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और मैग्नीशियम। अब एक प्रॉब्लम क्रिएट होगी। प्रॉब्लम क्या क्रिएट होगी कि हमें ये तो पता लग गया कि सिम्टम पुरानी पत्ती पे शो होगा, डेड स्पॉट शो होगा, लेकिन अब यहाँ पे आकर के कहानी गड़बड़ होगी कि पोटेशियम और मोलिब्डेनम तो दोनों ही एक ही कंडीशन दे रहे हैं। तो मैं कैसे डिफरेंस करूंगा कि कौन सा सिम्टम पोटेशियम का होगा और कौन सा सिम्टम मोलिब्डेनम का होगा, वो अपने आगे स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए इतना बता देता हूँ कि एक लीफ होगी, उस लीफ के अगर मार्जिनल हिस्सा, मार्जिन यानी किनारा, अगर मार्जिनल हिस्से पे सबसे पहले बर्निंग होनी स्टार्ट हो गई, जला सा दिखा होना स्टार्ट हो गया, या फिर कहूँ डेड स्पॉट बनना स्टार्ट हो गए, उस कंडीशन को मैं बोल दूंगा पोटेशियम डेफिशिएंसी। और मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी के लिए एक जो लीफ होगी उस लीफ पे पैचेस पड़ने स्टार्ट हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं इसके बारे में भी, लेकिन अभी नहीं। ओके, उसके बाद में क्या बोल दिया गया, विदाउट डेड स्पॉट, जिसके अंदर आपको कोई भी डेड स्पॉट शो नहीं होंगे। इसमें फिर से तीन आपके आगे कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम। अब यहाँ पे जो फास्फोरस है उसको तो पहचान करना बहुत सिंपल है, पुरानी पत्तियां उस पे पी से फास्फोरस और पी से पर्पल कलर, पी से पर्पल कलर, कि अगर पर्पल कलर आ रहा है थोड़ा थोड़ा तो उसको मैं बोल दूंगा कि फास्फोरस डेफिशिएंसी है। यानी अगर मेरे पास एक प्लांट की लीव्स है और वो लीव्स कौन सी है, पुरानी पत्तियां हैं, उनमें डेड स्पॉट नहीं है, और अगर उनका कलर थोड़ा सा पर्पल हो रखा है, तो मैं बोल दूंगा कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, फास्फोरस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है। अब उसके बाद में फिर से समस्या आ गई कि किस तरीके से पहचानूं, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी है या फिर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होगी तब तो आपकी जो वेन्स होंगी वो वेन्स क्या पड़ जाएंगी, पीली पड़ जाएंगी, वेन्स क्या हो जाएंगी, येलो रह जाएंगी। लेकिन जब मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होगी तो आपकी पूरी पत्ती तो येलो कलर की है, लेकिन आपकी जो वेन्स है वो अभी भी ग्रीन कलर की है, ध्यान रखना, जो आपकी वेन्स है वो अभी भी ग्रीन कलर की है। अगर मैं बात करूं तो वो कौन से टाइप का क्लोरोसिस है जिसके अंदर वेन्स ग्रीन रहती है, तो वो कौन से टाइप का हो गया, इंटरवेनियल क्लोरोसिस। तो मैं बोल सकता हूं कि मैग्नीशियम में तो इंटरवेनियल क्लोरोसिस आएगा, लेकिन नाइट्रोजन में या तो इसके लिए वर्ड यूज किया जाएगा कंप्लीट क्लोरोसिस या यूज किया जाएगा इंट्रावेनियल क्लोरोसिस, ठीक है ना। लेकिन नाइट्रोजन के केस में कंप्लीट क्लोरोसिस का वर्ड यूज किया जाता है। वो क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर वेन्स तो ग्रीन हो, सॉरी येलो रह रही है, लेकिन उसके अलावा जो बाकी लीफ का जो पार्ट है वो भी आपका येलो ही रहता है, इसलिए इसमें क्या बोल दिया गया, कंप्लीट क्लोरोसिस। एक तरीके से मान लीजिए इंट्रावेनियल क्लोरोसिस का ये थोड़ा और मॉडिफाइड फॉर्म होगी इसकी। ओके,
अब यहाँ तक होपफुली हमारी चीजें क्लियर है। क्या क्या चीजें क्लियर है, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि पुरानी पत्तियों पे डेफिशिएंसी सिम्टम शो हुआ, इट विल बी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम। उसके बाद में अगर डेड स्पॉट शो हो रहा है तो 3 का पत्ता तो कट हो गया, कौन कौन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम। केवल 2 बच गए, कौन कौन, पोटेशियम और मोलिब्डेनम। अब उसके बाद में डिफरेंस क्या देखेंगे, अगर किनारों पे डेड स्पॉट आ रहे हैं तो पोटेशियम डेफिशिएंसी, और अगर बीच में लीफ के बीच बीच में अगर कोई धब्बे से दिखाई दे रहे हैं, स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी। 2 न्यूट्रिएंट समझ में आ गए, कोई डाउट नहीं। अगर पुरानी पत्तियों पे डेफिशिएंसी सिम्टम आ रहे हैं और डेड स्पॉट नहीं बन रहे तो पोटेशियम और मोलिब्डेनम खत्म, ये तो सोचेंगे नहीं उसके बाद में अपने। अब बच गया नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम। फास्फोरस तब आएगा जब पत्ती के अंदर कलर कौन सा रहेगा, पर्पल। पर्पल कलर नहीं आ रहा, लीफ के अंदर कलर आ रहा है कौन सा, आपके येलो कलर आ रहा है और उसकी वेन्स जो है वो ग्रीन रह रही है। इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, इंटरवेनियल क्लोरोसिस। कौन शो करता है पुरानी पत्तियों पे इंटरवेनियल क्लोरोसिस, मैग्नीशियम शो करता है। इस तरीके से आपको डिफरेंस रखना है, और सारे के सारे एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करने, ध्यान रखना, ये सारे एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं करने। उसके बाद में बात करते हैं अपने नई पत्तियों पे क्या डेफिशिएंसी सिम्टम शो होंगे। नई पत्तियों पे ये कौन कौन से न्यूट्रिएंट है जो नई पत्तियों पे अपने डेफिशिएंसी सिम्टम देंगे, वो हो गए आपके सल्फर, आयरन, मैग्नीज और कॉपर। ठीक है। अब उसके बाद में उनमें भी वही कंडीशन आ गई इंटरवेनियल क्लोरोसिस कौन सा होगा और इंट्रावेनियल क्लोरोसिस कौन सा होगा। अगर मैं बात करूं इंटरवेनियल क्लोरोसिस की, तो ये आपके कौन सा रह गया, आयरन और मैग्नीज। ये क्या करेंगे, इंटरवेनियल क्लोरोसिस देंगे। एक मिनट रुकना। हाँ जी क्या था, अगर इंटरवेनियल क्लोरोसिस होगा तो क्या रह जाएंगी, वेन्स आपकी ग्रीन रह जाएंगी। अब फिर से पंगा क्रिएट हो गया कि इससे पहले तो सारी बातें हमें समझ में आ गई, अब यहाँ आकर के मसला समझ नहीं आ रहा। एक आयरन हो गया, एक मैग्नीज हो गया, दोनों ही नई पत्तियों पे सिम्टम शो कर रहे हैं, दोनों ही नई पत्तियों पे सिम्टम शो कर रहे हैं, और दोनों के अंदर ही इंटरवेनियल क्लोरोसिस आ रही है। मैं अब कैसे पहचान करूं, उसमें पहचान होगी जो आयरन होगा, उस आयरन के अंदर केवल प्रिंसिपल वेन्स जो होंगी। प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, मुख्य। प्रिंसिपल का मतलब हो गया मुख्य। जो मुख्य शिराएं होंगी केवल वो ही हरी रहेंगी, जबकि जो मैग्नीज होगा उसके अंदर जो मुख्य शिराएं और प्रिंसिपल वेन्स और उसकी जो स्मॉल वेन्स होंगी वो सारी की सारी ग्रीन रहेंगी। क्लियर ना। बाकी अपने आगे इनको जब 1 बाय 1 स्टडी करेंगे उस टाइम और देख लेंगे, फिलहाल के लिए इतना सफिशियंट है। उसके बाद में येलो वेन्स कब हो जाएंगी, जब कौन से टाइप का क्लोरोसिस होगा, इंट्रावेनियल टाइप का क्लोरोसिस। इसके अंदर येलो वेन्स रहेगी, कौन कौन से देंगे, सल्फर और कॉपर होंगे जो आपके इंट्रावेनियल क्लोरोसिस देंगे। अब इनमें डिफरेंस क्या होगा, फर्दर स्टडी कर लेते हैं। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, ओल्ड एंड न्यू लीव्स, यानी ऊपर और नीचे दोनों साइड की पत्तियों पे क्या देगा, डेफिशिएंसी सिम्टम शो करेगा। तो वो न्यूट्रिएंट कौन सा हो जाएगा, डायरेक्ट जिंक हो जाएगा। अब इसके बारे में तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर पूरा का पूरा प्लांट है, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों साइड की पत्तियों पे अपनी डेफिशिएंसी सिम्टम शो कर रहा है, देन डेफिनेटली इट विल बी जिंक। क्यों, क्योंकि जिंक जो है वो प्लांट के अंदर मॉडरेटली वो है, मोबाइल है। अगर मैं मॉडरेट मोबाइल को अपने शब्दों में कहना चाहूँ, जिस तरीके से मैं चीजें एक्सप्लेन करता हूँ उस तरीके से कहना चाहूँ, तो जिंदगी देखो दो ही शब्दों में होती है, या तो हाँ में या ना में। जैसे कई बार किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डू यू ड्रिंक, तो वो कहता है कि नहीं मैं नहीं पीता, लेकिन मैं कभी कभी शादी ब्याह में इस तरीके से कर लेता हूँ। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं ये देखता हूँ उस चीज को कि या तो आप पीते हो या आप नहीं पीते, दो में से एक चीज हो सकती है, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकती, बीच में तीसरी चीज कोई नहीं होती। लेकिन कुछ लोग अलग टाइप के होते हैं जिनको अपने एक्सेप्शन बोल देते हैं, जो क्या रहते हैं हमेशा हर चीज में तीसरा आंसर देते हैं। ठीक है, हर चीज में यस एंड नो में वो तीसरा आंसर दे देंगे। ठीक है, तीसरा आंसर देने वाले लोग हो गए, उनको उनके लिए एक कहावत भी होगी ना कि ढाई चावल अलग ही पकाते हैं अपने। तो वो वाली केस हो गया जिंक के लिए। जिंक भी क्या करेगा, अपने ढाई चावल अलग ही पकाएगा। ये ओल्ड और न्यू दोनों लीव्स पे न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम देगा। अब मोबाइल वाला जो कंसेप्ट था, वो कंसेप्ट क्या कह रहा था कि जो पुरानी पत्तियां हो गई उनके अंदर जो डेफिशिएंसी सॉरी जो पुरानी पत्तियां हो गई, पुरानी पत्तियों में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मोलिब्डेनम, मैग्नीज, ये सारी चीजें एक्यूमुलेट हो रखी है, यानी वहां पे जो चीजें जमा है उन्होंने अपनी प्लेट में ले लिया। अब अपनी प्लेट में लेने के बाद में जब उन सेम न्यूट्रिएंट्स की ऊपर कहीं रिक्वायरमेंट हुई प्लांट में, तो वो क्या करेंगे, अपनी प्लेट में से दे देंगे, यानी अपने जो एक्यूमुलेट किया हुआ था उसमें भी वहां पे ट्रांसफर कर देंगे। मोबाइल होंगे, इमोबाइल होंगे, वो कहेंगे सॉरी सर अदरक को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू जिंक, ठीक है, तो जिंक के साथ क्या हो जाएगा, जिंक के साथ ऐसा हो जाएगा कि उसका कभी मन करेगा तो वो ट्रांसफर कर देगा, कभी मन करेगा तो वो नहीं करेगा। कभी वो मोबाइल की तरह बिहेव करेगा और कभी वो इमोबाइल की तरह बिहेव करेगा, थोड़ा मूडी है जिंक। ठीक है ना। तो ये इसके साथ प्रॉब्लम रहती है, बाकी किसी न्यूट्रिएंट के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। ये जिंक जो अकेला है वो क्या है, मॉडरेटरी मोबाइल है, ध्यान रखना।
ठीक है, इसलिए पुरानी और नई दोनों टाइप की पत्तियों पे शो करेगा। जब ये पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों में ट्रांसफर कर देगा किस चीज को, जिंक को, तो पुरानी पत्तियों पे शो हो गया। और पुरानी पत्तियों में ट्रांसफर नहीं करेगा, कह रहा है मैं सो रहा हूँ इस टाइम, मेरे को डिस्टर्ब मत करो, बाद में कर दूंगा, काम करवाना है तो। उस टाइम नई पत्तियों पे जिंक तो मोबाइल नहीं हो पाएगा, मूवमेंट नहीं कर पाएगा, उस टाइम नई पत्तियों पे अपनी डेफिशिएंसी सिम्टम शो करेगा। टर्मिनल बर्ड के अगर बारे में अगर मैं बात करूंगा तो टर्मिनल बर्ड वाले क्या हो गए, कंप्लीटली इमोबाइल। अब ये जो न्यू लीव्स पे जो हो रहे थे वो थोड़े बहुत मोबाइल थे, ध्यान रखना, लेकिन टर्मिनल बर्ड पे जो कैल्शियम और बोरोन है वो क्या हो गए, कंप्लीटली इमोबाइल हो गए। ठीक है, अगर मैं एक और वर्ड का यूज करूँ ना इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, तो ये तो एक्सप्लेन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं बची, रिक्वायरमेंट बची है न्यू लीव्स और टर्मिनल बर्ड के अंदर। टर्मिनल बर्ड क्या चीज होगी, जो बिल्कुल जो ऊपर नई पत्तियां निकलती होती है ना प्लांट से, उनके बारे में बात करें। जो एपिकल मेरिस्टेम रीजन हो गया प्लांट का, वहां के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं बोलूं टर्मिनल बर्ड पे इनके सिम्टम शो होंगे और इनके सिम्टम नई पत्तियों पे शो होंगे, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल बर्ड एंड न्यू लीव्स? डिफरेंस इज कि न्यू लीव्स उनको बोला जाएगा जो पत्तियां पूरी तरीके से एक्सपेंड कर चुकी हो। एक्सपेंड का मतलब क्या, उन्होंने अपना पूरी शेप मेंटेन कर ली, उस चीज को क्या बोल दिया गया, न्यू लीव्स। लेकिन टर्मिनल बर्ड उनको बोला जाएगा जो अभी भी एक्सपेंडिंग फेज में ही है, वो अभी खुद को फैला रही है, उन्होंने पूरी तरीके से खुद को फैलाया नहीं है अभी तक। समझ गए ना टर्मिनल बर्ड किस चीज को बोला जाएगा यहाँ पे? होपफुली आपको समझ में आ गया, वरना नेक्स्ट इमेज में समझ में आ ही जाएगा। ओके, तो टर्मिनल बर्ड पे कैल्शियम और बोरोन अपने सिम्टम शो करेंगे, क्योंकि ये प्लांट के अंदर कंप्लीटली इमोबाइल है इसलिए। ठीक है ना? ओके, अब कैल्शियम डेफिशिएंसी और बोरोन डेफिशिएंसी में डिफरेंस क्या होगा वो बात करेंगे, लेकिन ये वाला जो डिफरेंस है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब तक जितने भी न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो भी बातें हुई उनमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम क्या होंगे और बोरोन डेफिशिएंसी के सिम्टम क्या होंगे, क्योंकि दोनों में बहुत हल्का सा डिफरेंस है। आगे बात करते हैं। यहाँ इस स्लाइड में अपने क्या देखेंगे, कंपैरेटिवली इनके न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी सिम्टम देखेंगे। ओके, तो यहाँ नीचे से बात करना स्टार्ट करेंगे और नीचे से ऊपर की तरफ मूवमेंट करेंगे। सबसे नीचे कौन सा आ गया, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड मोलिब्डेनम। ठीक है, यही तो अपने फर्दर प्रीवियस स्लाइड में पढ़ के आए हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो लोअर लीव्स पे, जो प्लांट की लोअर लीव्स होंगी या फिर प्लांट की ओल्डर लीव्स होंगी, उन पे अपने डेफिशिएंसी सिम्टम शो करते हैं। पता है हमें क्यों करते हैं? क्योंकि प्लांट के अंदर मोबाइल है। यहाँ पे जो इस पत्ती में जो एक्यूमुलेट हो रखा है नाइट्रोजन, जब इसकी रिक्वायरमेंट ऊपर होगी तो ये यहाँ से अपना नाइट्रोजन ट्रांसफर कर देगा ऊपर को। ठीक है, इसलिए अपना नाइट्रोजन इसने दे दिया तो इसके पास कमी आ गई। ओके ना? अब देखिए क्या बोला गया, सबसे पहले वन बाय वन देखते हैं। वहां पे सबसे पहले इनको डिफरेंशिएट कर दिया गया था डेड स्पॉट के आधार पे। अब मैं भूल गया ऊपर नीचे वाले, केवल 5 को स्टडी करेंगे अपनी इस टाइम। हाँ जी, डेड स्पॉट के आधार पे। जब मैं मोलिब्डेनम की बात करूं, इस पे ये रहे डेड स्पॉट। पोटेशियम की बात करूं तो किनारों पे ये रहा डेड स्पॉट। तो पोटेशियम और मोलिब्डेनम तो अपने आप से अलग हो गए। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ नाइट्रोजन की, पत्ती बिल्कुल पीली पड़ चुकी है, लेकिन इसमें अभी तक कोई डेड स्पॉट नहीं है। मैग्नीशियम में कोई डेड स्पॉट नहीं है, उसी तरीके से फोस्फोरस में कोई डेड स्पॉट नहीं है। तो ये उनमें डिफरेंस कर दिया गया कि पुरानी पत्ती पे सिम्टम तो इन सबके शो हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद में किसमें डेड स्पॉट है और किसमें डेड स्पॉट नहीं है। फिर जब बात करते हैं पोटेशियम और मोलिब्डेनम की, दोनों ही क्या थे, लोअर लीव्स पे अपने डेफिशिएंसी सिम्टम शो कर रहे थे। उसके साथ साथ दोनों के अंदर ही क्या थे, डेड स्पॉट्स थे। लेकिन दोनों में डेड स्पॉट होंगे अलग अलग। जैसे पोटेशियम में क्या हो गया, देखिए किनारों से पत्तियां जल रही, जबकि मोलिब्डेनम में क्या हो रहा है, बीच बीच में कहीं कहीं पैचेस पाए जा रहे हैं इसके। ठीक है, बीच बीच में कहीं कहीं पैचेस पाए जा रहे हैं डेड स्पॉट्स के। ओके, तो ये मोलिब्डेनम डेफिशिएंसी का सिम्टम रह गया। ध्यान रखना बस, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में। दो अपने क्लियर हो गए, एक मोलिब्डेनम एक पोटेशियम। अब आते हैं किस पे वापस से, एनपीके पे। इनके अंदर डेड स्पॉट्स तो पाए नहीं जाएंगे, हमें पता है, के नहीं सॉरी मैग्नीशियम। ठीक है, इनके अंदर डेड स्पॉट पाए नहीं जाएंगे, हमें पता है। लेकिन फिर इनमें क्या डिफरेंस होगा, तो सबसे पहले फोस्फोरस को निपटा लेते हैं। फोस्फोरस में क्या हो गया कि फोस्फोरस में डेफिशिएंसी सिम्टम होने पे थोड़ी सी स्लाइटली कौन सा कलर शो होगा, पर्पलिश कलर शो होगा। ठीक है, फोस्फोरस में डेफिशिएंसी में कौन सा कलर शो होगा, पर्पलिश, यानी थोड़ा बैंगनी कलर शो होगा। तो उसका डेफिशिएंसी सिम्टम तो सबसे डिफरेंट ही हो गया, इसलिए वो साइड हो गया। अब बच गया आपके नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम। अगर मैं बात करूंगा नाइट्रोजन और मैग्नीशियम के बारे में, तो नाइट्रोजन के अंदर क्या रह जाएगा, आपके कंप्लीट क्लोरोसिस पाई जाती है। ध्यान रखना, नाइट्रोजन में कंप्लीट क्लोरोसिस। अब यहाँ पे आपको लीफ के अंदर ये दिखाई दे रही है, मान रहा हूँ मैं इस चीज को, लेकिन आप इसे कंसिडर ना कीजिए फिलहाल के लिए। आप यही मानिए नाइट्रोजन में क्या पाया जाएगा, कंप्लीट क्लोरोसिस। क्योंकि इन इमेजेस को आप जहां भी देखोगे वहां पे आपको 19-21 दिखता रहेगा हमेशा।
क्यों? क्योंकि बनाने वाला पता नहीं कौन से स्टेज की बना रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूंगा इसके बारे में, तो हो सकता है कि ये बिल्कुल सामान्य टाइप की डेफिशिएंसी हो। सामान्य टाइप की डेफिशिएंसी से मेरा तात्पर्य है कि नाइट्रोजन की बहुत ही कम मात्रा में कमी हो रही है अभी तक, ठीक है, इनसफिशियंट है नाइट्रोजन, ठीक है, अभी तक डेफिशिएंट नहीं है, इनसफिशियंट है, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन हो सकती है। उस कंडीशन में पूरी तरीके से डेफिशिएंसी सिम्टम इसलिए शो नहीं किए इसने, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा ये सारी चीजों पे, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा, बाकी प्लांट टू प्लांट भी वेरी करती है ये चीज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में? कंप्लीट क्लोरोसिस, ओके। उसके बाद में मैग्नीशियम के बारे में बात किया गया, तो मैग्नीशियम के अंदर जो वेन्स होंगी आपकी, वो वेन्स क्या रह जाएंगी? ग्रीन रह जाएंगी, इंटरवेनियल क्लोरोसिस, ओके। 5 कंप्लीट हो गए। उसके बाद में हम कौन से पे पहुंचे? हम उसके बाद में जिंक पे आ गए। जिंक के बारे में तो बात यहीं पे खत्म होगी कि ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों पत्तियों पे डेफिशिएंसी सिम्टम देगा ये, यहाँ पे इसके बारे में मामला खत्म। उसके बाद में हम कहाँ पहुंच गए? नई पत्तियों में। अब जो कॉपर है, आयरन है, मैग्नीज है और सल्फर है, ये सारे के सारे नई पत्तियों में अपने डेफिशिएंसी सिम्टम शो कर रहे हैं। अब नई पत्तियों में इनके डेफिशिएंसी सिम्टम क्या हो जाएंगे? जो आयरन होगा और मैग्नीज होगा वो क्या हो गए? इंटरवेनियल क्लोरोसिस करेंगे। आपके बिल्कुल सामने है ये क्या हो रहा है, इसके अंदर वेंस ग्रीन है, इसके अंदर भी वेंस ग्रीन है, जबकि इसमें वेंस येलो हो चुकी है और सल्फर में भी वेंस येलो हो चुकी है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा जब मैग्नीज के बारे में, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ढंग से फोकस करके देखेंगे तो इसके अंदर आपको यहाँ पे थोड़ा जाल सा दिखाई दे रहा है। वो जाल इसलिए दिखाई दे रहा है कि जो छोटी छोटी इसकी क्या है आपकी ब्रांचेस है। किस चीज की ब्रांचेस? आपकी वेंस की ब्रांचेस, स्मॉल वेंस, वो भी इसके अंदर ग्रीन रहेंगी, जबकि आयरन में केवल और केवल प्रिंसिपल वेंस जो होंगी वही ग्रीन रहेंगी, सारी की सारी वेंस ग्रीन नहीं रहती, ध्यान रखना। ये इन दोनों में डिफरेंस रह गया। जब मैं सल्फर के बारे में बात करूंगा और कॉपर के बारे में बात करूंगा, तो कॉपर के अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम स्टार्ट होते हैं टिप पार्ट से। कॉपर में कहां से स्टार्ट होते हैं? टिप पार्ट से। जबकि सल्फर में पूरी की पूरी जो पत्ती होगी, पूरी की पूरी पत्ती पे डेफिशिएंसी सिम्टम स्टार्ट होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में कौन सा आ गया सबसे टॉप? एक तो बोरोन और एक कैल्शियम, टर्मिनल पार्ट पे, या फिर बोल सकता हूँ एपिकल पार्ट पे, या फिर मैं बोल सकता हूँ एक्सपेंडिंग लीव्स पे। अब मैं एक्सपेंडिंग और एक्सपेंडेड, ठीक है, मैंने क्या बोला था कि जो यंग पत्तियां होंगी वो एक्सपेंड कर चुकी होगी। अब देखिए पूरी की पूरी पत्ती फैल चुकी है, जबकि यहाँ इन पत्तियों के बारे में जब मैं बात करूंगा तो ये अभी भी एक्सपेंड कर रही है, ये पूरी तरीके से एक्सपेंड नहीं हुई है, फैली नहीं है पूरी तरीके से, ठीक है ना, बन रही है, ये अभी बनी नहीं है पूरी तरीके से। तो ये इनमें डिफरेंस हो जाएगा, व्हाट इज टर्मिनल बड एंड व्हाट इज आपके यंगर लीफ। हाँ जी। कैल्शियम के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो क्या बोल दिया गया कैल्शियम डेफिशिएंसी सिम्टम में, कि इसके अंदर जो डेफिशिएंसी स्टार्ट होगी वो टिप पार्ट से स्टार्ट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो एक ये है इसमें, डेफिशिएंसी कहाँ से स्टार्ट होगी? इसके टिप पार्ट से स्टार्ट होगी। उसके अलावा कभी कभी इसके अंदर वो आती है क्या बोलते हैं उसे, कर्ल करना स्टार्ट कर देता है ये, ठीक है, कर्ल करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन कर्लिंग की डायरेक्शन कौन सी होगी? नीचे की तरफ, डाउनवर्ड कर्लिंग होना स्टार्ट हो जाती है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन वहीं मैं बोरोन के बारे में बात करूंगा तो बोरोन में डेफिशिएंसी सिम्टम स्टार्ट कहां से होंगे? बड से स्टार्ट होंगे। कहां से स्टार्ट होंगे? बड से स्टार्ट होंगे। और बोरोन के अंदर भी कर्लिंग हो जाती है, लेकिन बोरोन के अंदर जो मार्जिनल हिस्सा रहता है वो कहाँ? ऊपर की तरफ कर्लिंग करेगा, जिस चीज को मैंने क्या बोल दिया? कपिंग। अब कपिंग क्या है, ये चीज क्या है, आपको मैं जनरल डेफिशिएंसी सिम्टम में बता चुका हूँ, ओके। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक चीज में कंफ्यूजन रहेगी कि ये क्या है, यहाँ से डेफिशिएंसी सिम्टम स्टार्ट होगा, यहाँ से डेफिशिएंसी सिम्टम स्टार्ट होगा, क्या है ये चीज, इसे देख लेते हैं। जब मैं बात कर रहा हूँ कैल्शियम के बारे में, तो कैल्शियम में मान लीजिए ये लीफ है, तो लीफ के अंदर जो आगे वाला हिस्सा लीफ का होगा उसमें डेफिशिएंसी सिम्टम स्टार्ट होगा, यानी क्लोरोसिस आपकी, यानी जला हुआ हिस्सा, या फिर जो भी डेफिशिएंसी सिम्टम होंगे क्लोरोसिस के या कुछ भी, वो यहाँ से फैलना स्टार्ट करेंगे पूरी की पूरी पत्ती में, ठीक है। टिप पार्ट से फैलना कभी स्टार्ट नहीं करेंगे, ध्यान रखना। यानी आगे वाला हिस्सा क्या रह रहा है इसका? येलो रह रहा है, या फिर कोई भी डेफिशिएंसी सिम्टम दे रहा है, बर्निंग के डेफिशिएंसी सिम्टम दे रहा है। लेकिन पीछे वाला हिस्सा क्या रहेगा? अभी भी ओके रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरा क्या होगी, जो आगे वाला हिस्सा रहेगा वो नीचे की तरफ थोड़ा बेंड करने की कोशिश करेगा। जबकि इसके अपोजिट में बात करूंगा तो बोरोन डेफिशिएंसी में जो आपकी बेस होगा, बेस से फैलना स्टार्ट करेगा सारा का सारा डेफिशिएंसी सिम्टम पूरी लीफ में। और ये कैसे कर्लिंग करेगा? ये ऊपर की तरफ कर्लिंग करेगा, कपिंग बनाएगा ये, ठीक है। तो ये आपके इन सब में डिफरेंसेस थे। बोरोन डेफिशिएंसी, कैल्शियम डेफिशिएंसी, नई पत्तियों पे, पुरानी पत्तियों पे, इंटरवेनियल, इंट्रावेनियल, सारी की सारी चीजें थी। स्पोर्ट्स पाए जाना, ना पाए जाना। अब उसके बाद में वन बाय वन इन सबको स्टडी कर लेते हैं अपने, कि और स्पेसिफिक इनके क्या है, डेफिशिएंसी सिम्टम भी आ जाएंगे उसमें, और उनका इफेक्ट क्या होगा प्लांट पे। नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होगी, पता कैसे करेंगे? लोअर लीव्स पे देख लेंगे कंप्लीट क्लोरोसिस हो रही है नहीं हो रही, इंट्रावेनियल है इंटरवेनियल है, पता लगा लेंगे, ठीक है। पता लगा लिया, ओके, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश, वेरी गुड, गब्बर खुश हुआ। अब क्या करें? अब इसमें ये किया जाएगा सर कि
नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से क्या नुकसान हुआ या क्या उसके इफेक्ट हुए प्लांट पे, ठीक है, उनको स्टडी कर लेते हैं, वन बाय वन सारों को देख लेंगे। सबसे पहले जब मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के बारे में, तो क्या बोल दिया गया, प्लांट ग्रोथ इज स्टंट, ठीक है, पादप की वृद्धि रुक जाएगी। ठीक है भाई, हम ये मानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो क्या है, आपका एसेंशियल एलिमेंट है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया यही बात करता है कि उसके बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल पूरा ना कर पाए, ठीक है ना, उसके बिना प्लांट अपना लाइफ साइकिल पूरा ना कर पाए। फिर ये यहाँ पे तो बोलने का कोई मतलब ही नहीं है कि पादप वृद्धि रुक जाएगी। अब रुक गई ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन की वजह से क्यों रुक गई हमें वो बता दीजिए। वो तो हम सारा समझ गए कि ग्रोथ तो सब में रुकेगी, वृद्धि सब में प्रभावित होगी प्लांट की, ठीक है, देने उनका जो भी उनकी लाइफ साइकिल होगी वो डिस्टर्ब तो होगा ही होगा डेफिनेटली, लेकिन डिस्टर्ब क्यों होगा, क्या होगा, उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्लांट ग्रोथ स्टल हो जाएगी, पूर्ली डेवलपमेंट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो प्रोटीन का एक हिस्सा है, प्रोटीन का हिस्सा यानी प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा। अब थोड़ा सा अगर इसमें डेप्थ में जाएंगे अपने, तो क्या हो रहा था, डीएनए था, वो डीएनए क्या काम कर रहा था, आरएनए का निर्माण कर रहा था। एमआरएनए, एमआरएनए किसका निर्माण कर रहा था, प्रोटीन का निर्माण कर रहा था। अब प्रोटीन यहां से कहां चला गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में चला गया। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद में प्रोटीन का हो क्या रहा था, प्रोटीन एक हिस्सा बन रहा था मोटा मोटा प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटीन किसका हिस्सा बन रहा था, प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा मतलब अपनी कोशिका का हिस्सा, कोशिका का हिस्सा मतलब टिश्यू का हिस्सा, और टिश्यू का हिस्सा मतलब ऑर्गन का हिस्सा, ऑर्गन का हिस्सा यानी सिस्टम का हिस्सा, सिस्टम का हिस्सा यानी बॉडी का हिस्सा, और बॉडी का हिस्सा यानी हमारा हिस्सा, हमारा या प्लांट्स का वोटेवर जो भी है ऑर्गेनिज्म उनका हिस्सा। अगर इनके प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन की मात्रा कम होगी, नाइट्रोजन की मात्रा कम हुई, एमिनो एसिड नहीं बने, एमिनो एसिड नहीं बने, प्रोटोप्लाज्म आपके प्रोटीन नहीं बना, प्रोटीन नहीं बना, ऑब्वियस है प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन की मात्रा कम होगी। अगर इनके प्रोटोप्लाज्म में प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो मामला गड़बड़ है ना सारा का सारा, क्योंकि डीएनए तो केवल और केवल इंफॉर्मेशन देने का काम कर रहा है, मेन रोल तो अपने शरीर में प्रोटीन ही प्ले कर रहा है, एंजाइम्स को बनाना वगैरह वगैरह, ये सारे जितने भी काम कर रहा है प्रोटीन ही तो कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, इसके कारण प्लांट ग्रोथ रुक जाएगी। दूसरा, सेल डिवीजन रुक गया, सेल इनलार्जमेंट रुक गया, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम होगी। सेल डिवीजन और सेल इनलार्जमेंट आप समझते हो कि ग्रोथ जो होगी, ग्रोथ की फर्स्ट और सेकंड स्टेप होते हैं, सेल डिवीजन और सेल इनलार्जमेंट, थर्ड हो गया आपका सेल मैच्योरेशन, ठीक है ना। तो ये जब खत्म हो गया यानी ग्रोथ तो ऑब्वियस सी चीजें रुक गया। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी क्या कॉज करेगी, येलोइंग कॉज करेगी। अब येलोइंग को क्लोरोसिस कहते हैं और फ्लोरोसिस को येलोइंग कहते हैं, क्लोरोसिस को हिंदी में हरिमाहीनता भी बोल देते हैं। पत्तियों की क्लोरोसिस हो जाएगी। अब पत्तियों की क्लोरोसिस तो होगी, लेकिन कौन सी पत्तियों की, पुरानी पत्तियों की, वो पहले अफेक्ट होंगी, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की मोबिलिटी के कारण सोइल में जैसे ही नाइट्रोजन की मोबिलिटी हुई, तो वो जो नई पत्तियों में ट्रांसफर किया जा रहा था मटेरियल, वो नई पत्तियों में मटेरियल ट्रांसफर होना बंद हो गया, बंद हो गया, तो पुरानी पत्तियों ने कहा कि ये ले नाइट्रोजन को ले जा, उन्होंने नाइट्रोजन को दे दिया, उनकी प्लेट में अब चपाती कम हो गई, चपाती कम हो गई, इसका उनको नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल गया, ठीक है ना। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग आर रिड्यूस्ड। अब यहाँ पे बात कर रहा हूँ फ्लावरिंग और फ्रूटिंग के बारे में, जबकि नाइट्रोजन तो वेजिटेटिव ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा था, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग को कंट्रोल कर ही नहीं रहा। अगर मैं नाइट्रोजन के बारे में एक बात बोलूं, तो नाइट्रोजन तो काम किस चीज के लिए करता है, नाइट्रोजन की फंक्शन जो हमने पढ़े, वहां पे शायद हमने एक चीज ये पढ़ी थी कि नाइट्रोजन को काम करते हैं फ्लावरिंग को डिले करने के लिए, फ्लावरिंग को डिले करने के लिए यानी पुष्पन को बढ़ाने के लिए। बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि फ्लावरिंग को इंड्यूस कर देगा, इसका मतलब हो गया कि पुष्पन को टालने के लिए, थोड़े टाइम तक पुष्पन ना हो, ठीक है, इस चीज को इंड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन का यूज करते हैं अपने। कैसे करते हैं, जब फ्लावरिंग होने वाली होती है उस टाइम क्या कर देते हैं, यूरिया की स्प्रे कर देते हैं, या फिर तीन अलग अलग टाइप की बाहर रहती है ना आपके जो फ्रूट्स वाले क्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर फ्रूट क्रॉप्स के अंदर तीन अलग अलग टाइप के सीजन रहते हैं, यानी साल में 3 बार फ्लावरिंग करते हैं बहुत सारे फ्रूट क्रॉप में। अब तीनों की तीनों फ्रूट क्रॉप में ले नहीं सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि उनके नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेंगे किस चीज पे, अल्टीमेटली फ्रूट क्वालिटी पे, ठीक है ना। इसलिए मुझे तीन में से कोई एक ही प्रेफरली लेनी होती है, वो मेरे पे डिसाइड कर रहा है मैं कौन सा जो आपके सीजन है वो सीजन ले रहा हूँ, ताकि मुझे मार्केट में किस तरीके से अवेलेबिलिटी रहेगी, फूड की प्राइस क्या रहेगा, और कितना मुझे प्रोडक्शन होगा, क्वालिटी कैसी होगी फूड की, इन सारी चीजों को कंसिडर करके पेस्ट अटैक उस टाइम हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होगी, मेरे लिए हालात कैसे होंगे, सारे इन सारे चीजों को डिसाइड करके उसके बाद में मैं तीन में से कोई एक लूंगा। तो बाकी जब फ्लावरिंग होगी तो उस फ्लावरिंग को मैं करूंगा क्या, जब फ्लावरिंग होगी उस टाइम मैं यूरिया स्प्रे कर दूंगा, फूल झड़ जाएंगे सारे के सारे, समझ गए ना। तो इस तरीके से नाइट्रोजन का तो वो काम था, नाइट्रोजन तो उल्टा एक तरीके से फ्लावरिंग के खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन नहीं मिल रहा तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग कम हो रही है। कारण क्या है इस चीज का, कारण इस चीज का ये है कि सर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग तो तब होगी ना जब बॉडी का विकास अच्छा होगा, ठीक है।
रिप्रोडक्टिव ग्रोथ तो तब होगी ना जब वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी होगी। अब नाइट्रोजन ही नहीं है तो वेजिटेटिव ग्रोथ काहे की, और जब वेजिटेटिव ग्रोथ ही नहीं है तो फिर फल लगेंगे कहाँ पे। अल्टीमेटली फ्लावरिंग रिड्यूस होने के कारण इसका ये हो जाएगा। डायरेक्ट इफेक्ट नहीं कर रहा उसको, इनडायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। हाँ जी, आगे क्या बोल दिया गया, प्रोटीन स्टार्च कंटेंट डिक्रीज्ड, समझते हैं हम इस चीज को। प्रोलॉन्ग्ड डोरमेंसी एंड अर्ली सेंसेशन अपीयर। प्रोलॉन्ग डोरमेंसी का मतलब क्या हो गया कि जो सुसुप्त काल होगा वो बढ़ जाएगा, और उसके अलावा जो सेंसेशन पीरियड होगा आपका वो जल्दी अपीयर हो जाएगा। अब नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स को क्या करता है, वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रमोट करता रहता है। वेजिटेटिव ग्रोथ इनकी जितनी ज्यादा होती रहेगी पौधा उतना जवान रहेगा, लाइफ साइकिल उसका दूर चल रहा है। लाइफ साइकिल दूर चल रहा है, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हुई नहीं, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ हुई नहीं तो पौधा मरेगा नहीं। लेकिन जब नाइट्रोजन की कमी होगी तो प्लांट क्या कहेगा, फटाफट से लाइफ साइकिल कंप्लीट करो, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, ये गलिया ये चौबारा या आना नहीं दोबारा, ठीक है। तो बस वो बातें हो जाएंगी इनकी। तो इसलिए जो जीर्णता होगी पौधों में, बुढ़ापा होगा प्लांट्स का, वो जल्दी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वेजिटेटिव ग्रोथ को करने वाला है ही नहीं कौन, नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन नहीं है तो इसकी जवानी वाला टाइम तो गया, ठीक है ना। आगे क्या बोल दिया गया, रूट गेट्स मोर लेंथन एज इन वीट, की जड़ों की वृद्धि ज्यादा हो जाएगी, ऑब्वियस है। नाइट्रोजन है वो वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, आपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था नाइट्रोजन अपर पार्ट्स के लिए, जो अर्थ से ग्राउंड से ऊपर वाले प्लांट्स के पार्ट्स होंगे उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फोस्फोरस नीचे वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। नाइट्रोजन की कमी आएगी, पौधा ऊपर एडवांस नहीं कर रहा, नीचे फोस्फोरस तो है ना, फोस्फोरस इसको रूट को ज्यादा ग्रोथ करवा लेगा। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, वेन्स टर्न पर्पल और रेड। अब देखिए यहाँ पे मैं बोल तो रहा हूँ पर्पल एंड रेड, लेकिन आपको इसके बारे में ज्यादा चक्रों में नहीं पड़ना। अगर स्पेशल कंडीशन दे दी जाए टमाटर वगैरह की तो आप पर्पल और रेड वाली बात ध्यान रखोगे, अदरवाइज इस बात को ध्यान नहीं रखोगे। सेकंड, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें भी क्लोरोसिस होगी, जिस किसी में भी क्लोरोसिस होगी उसके अंदर मोटलिंग होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं, ध्यान रखना। जिसके अंदर भी क्लोरोसिस होगी उसके अंदर मोटलिंग होने के चांसेस पूरे पूरे रहते हैं, क्योंकि क्लोरोसिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू पिगमेंट, ठीक है ना। क्लोरोसिस भी पिगमेंट से रिलेटेड है और मोटलिंग भी पिगमेंट से रिलेटेड है। दोनों ही पिगमेंट से रिलेटेड है, इसलिए दोनों एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होंगे, ध्यान रखना। तो इसके अंदर भी पर्पल और रेड कलर आ रहा है, किस चीज की वजह से, एंथोसाइनिन पिगमेंट की वजह से, यानी एक तरीके से मोटलिंग, ठीक है ना। तो बस वही होगी, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स में होगी या फिर सेवर कंडीशन में होगी, जब क्या होगी, उग्र हालात हो जाएंगे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम डेफिशिएंसी हो जाएंगे, तब होंगे ये। या किसी पर्टिकुलर स्पेशल केस में, यहाँ स्पेशल केस किसका है, टमाटर का, तो बस उनके रेस्पेक्ट में ध्यान रखना। अदरवाइज पर्पल कलर नाइट्रोजन दिमाग से बाहर निकाल देना, पर्पल कलर फोस्फोरस डन, ओके। हाँ जी, लेकिन फिर भी स्पेसिफिक है तो हमें ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। बाद में क्या बोल दिया गया, एंगल स्टेम और लीव्स के बीच का जो एंगल होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। जो प्लांट्स होंगे वो बहुत ज्यादा सिक यानी बीमार लगेंगे, ठीक है, इसलिए हम उनको क्या बोल सकते हैं, इसको जनरल स्टारवेशन। स्टारवेशन का मतलब क्या हो गया, भुखमरी, ठीक है ना। अब वो बीमार से लगेंगे तो हम उसको बोल सकते हैं कि वो भुखमरी का शिकार हो रखा है प्लांट, ओके। तो ये सारे नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के बारे में थे। यू कैन सी द नाइट्रोजन डेफिशिएंसी ऑन दीज काइंड ऑफ लीव्स हियर, ओके। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने किस पे, फोस्फोरस डेफिशिएंसी पे। फोस्फोरस डेफिशिएंसी के बारे में बात करूंगा तो एक शब्द पर्याप्त है, पर्पलिश कलर, ठीक है। जो ओल्डर लीव्स होंगी डेड स्पॉट इस पे पाए नहीं जाएंगे, लेकिन कलर कौन सा रह जाएगा लीफ का, पर्पलिश कलर। ये कॉटन की क्रॉप है आपके सामने, पर्पलिश कलर है, फोस्फोरस डेफिशिएंसी है, ओके। फोस्फोरस डेफिशिएंसी से प्री मैच्योर लीफ फॉल हो जाएगा, जो क्या कर देगी, ओवरऑल पौधे की ग्रोथ को प्रभावित कर देगी, जो क्या कर देगी, ओवरऑल प्लांट ग्रोथ को प्रभावित कर देगी। कैम्बियम एक्टिविटी आपकी रुक जाएगी। कैम्बियल एक्टिविटी कौन सी होगी, जाइलम और फ्लोएम की मूवमेंट, वो आपकी रुक गई। टिल्डरिंग क्रॉप की रिड्यूस हो जाएगी। टिल्डरिंग क्या होगी, जो सीरियल क्रॉप्स होती है उनके अंदर साइड से एक तरीके से ब्रांचेस से निकलती रहती है, तो वो ब्रांचेस नहीं होती है एक्चुअली, उनको टिलर्स बोलते हैं, ठीक है। वीट होगी या मेज, मेज तो शायद नॉन टिल्डरिंग क्रॉप है, वीट होगी या शुगर कैन हो गया, इस तरीके की जो क्रॉप्स है उनके अंदर साइड से जो निकलती रहती है ना, कल्ले बोलते हैं इंडिया में, कल्ले फूटना, ठीक है। तो वो वाली कंडीशन होगी टिलर्स का निकलना सीरियल क्रॉप में। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, डोरमेंसी प्रिलॉन्ग्ड, डोरमेंसी पीरियड बढ़ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो फोस्फोरस जो है वो किस चीज का एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है, सीड का, फाइटिन के रूप में पाया जाता है सीड के अंदर, ठीक है। सीड के अंदर फाइटिन के रूप में पाया जाता है फोस्फोरस। ग्रोथ इज रिटार्डेड, ऑब्वियस है, प्लांट की रूट ही खत्म होगी, रूट खत्म होगी तो मामला खत्म हो गया। एक इसके बारे में एक चीज और बोलना चाहूंगा मैं, कि आप जानते हो कि फोस्फोरस जो है उसको की ऑफ लाइफ बोला गया है। फोस्फोरस को की ऑफ लाइफ बोला गया है। तो की ऑफ लाइफ बोल दिया गया ना, इसको क्यों बोल दिया गया था इसको की ऑफ लाइफ, इसलिए बोल दिया गया था कि बाकी के बिना जैसे तैसे थोड़ा बहुत करके एडजस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, फोस्फोरस के बिना कोशिश भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये एटीपी, ऊर्जा, एनर्जी, ठीक है। आज के टाइम में क्या सिचुएशन क्रिएट हो रखी है, अभी न्यूज में हर जगह एक ही चीज चल रही है कि लॉकडाउन और एक्सटेंड होगा या नहीं होगा, ठीक है।
कुछ लोग कहते हैं एक्सटेंड होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं एक्सटेंड होना चाहिए। जो कहते हैं एक्सटेंड होना चाहिए उनका इसके पीछे ये मानना है कि 1-1.5 महीने की मेहनत हमारी खराब हो जाएगी। जो कहते हैं नहीं होना चाहिए, ठीक है, उनका ये कहना है कि सर ठीक है, कोरोना तो पता नहीं मारेगा नहीं मारेगा, भूख जरूर मार रही है। यानी अल्टीमेटली पैसा, उनका रोजगार खत्म हो गया, रोजगार खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, तो वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है ना इस चीज की वजह से। यानी यहाँ भी आप मान सकते हो एटीपी यानी एनर्जी, एनर्जी यानी एनर्जी करेंसी, करेंसी नहीं तो मामला खत्म। ओके, तो ये हो गया आपके फोस्फोरस डेफिशिएंसी का। एक चीज मैं आपको अलग से एक और बताना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा एडिटिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ। जो इन लेक्चर में और इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा है कि कहीं पे मैं कलर्स को अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, कहीं उनको बोल्ड कर रहा हूँ, तो इसका एकमात्र कारण ये है कि जो न्यूट्रिएंट वाला सारा का सारा टॉपिक है ना, चाहे वो उनके फंक्शन हो, चाहे वो उनकी डेफिशिएंसी हो, चाहे उनकी टॉक्सिसिटी हो, वो सारा का सारा शब्दों का गेम है, वो सारा का सारा शब्दों का गेम है। अब अगर मैं नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे इसको पर्पल वर्ड लिख के ना मैं यूं सोच रहा हूँ, मुझे डर लग रहा है कि आप कल को भविष्य में कहीं कंफ्यूज ना हो जो यहाँ पर्पल देख के। मैं एक बार के लिए इसे हटा रहा था यहाँ से, मैं इसे रखना ही नहीं चाह रहा था। क्यों नहीं रखना चाह रहा था? इसलिए ताकि आप लोग ये ना समझ लो कि नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से पर्पल कलर होगा, जबकि पर्पल कलर तो सल्फर डेफिशिएंसी से भी हो जाएगा, ठीक है, और एक और न्यूट्रिएंट भी है उससे भी पर्पल कलर आपका हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पर्पल कलर का केवल और केवल फोस्फोरस से ही पूछते हैं और किसी न्यूट्रिएंट के बारे में पर्पल बोलते नहीं है, ठीक है। न्यूट्रिएंट अपने आप में बहुत उलझा हुआ कंसेप्ट है, ध्यान रखना। इसके अंदर शब्दों का गेम है सारा का सारा, आपको शब्दों पे पकड़ करके जरूरी है। अगर शब्दों पे आपकी पकड़ नहीं हुई फिर मामला खराब हो जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे इसके, ठीक है, कंफ्यूज भी करता रहेगा। उसके बाद में देखिए तीसरा कौन सा बोल दिया गया, पोटेशियम डेफिशिएंसी। अब पोटेशियम में सबसे पहले तो डेफिशिएंसी सिम्टम के बारे में बात कर लेते हैं। कहाँ आ रहा था, पुरानी पत्तियों पे क्या हो रहा था, स्पॉट्स आ रहे थे लेकिन किनारों से जलना स्टार्ट कर रहा था, ठीक है। इसको क्या बोल दिया गया, मार्जिन एरिया से जलना स्टार्ट कर दिया। रेस्ट्रिक्टेड शूट ग्रोथ हो जाएगी, ओके। जो शूट होगा, पर होगा, लीव्स एज वेल एज स्टेम, उनकी रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ हो जाएगी। शूट्स आपकी डाई हो जाएंगी, मर जाएंगी आपकी जो शूट्स होंगी। किस कब, जब सॉरी जब इनकी एक्सट्रीम डेफिशिएंसी हो जाएगी उस टाइम आपकी जो शूट होगी, पर्रो भाग होगी, उसकी मृत्यु हो जाएगी। इनकी मृत्यु होने के कारण अल्टीमेटली प्लांट भी डेड हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन में या तो फ्लावरिंग बहुत कम होगी या फिर फ्लावरिंग होती नहीं, ठीक है। उसके बाद में बोल दिया गया क्लोरोसिस अकर्स इन इंटरवेनियल रीजन। अब ध्यान रखना इस चीज को, आप पोटेशियम डेफिशिएंसी में क्या चीज देखते हो कि इसके अंदर तो डेड स्पॉट बनते हैं ना जी, लेकिन वहां पे ये तो नहीं बोला गया कि क्लोरोसिस नहीं होती, वहां पे ये बोला गया किस में डेड स्पॉट आएंगे और किस में डेड स्पॉट नहीं आएंगे। लेकिन ये तो कभी नहीं बोला गया कि इसके अंदर क्लोरोसिस होती नहीं, होती है, डेफिनेटली इसके अंदर क्लोरोसिस होती है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बहुत ही घुमा फिरा के पूछ लिया जाए, अगर एग्जाम में यूं बोल दिया जाए कि इंटरवेनियल रीजन के अंदर क्लोरोसिस होगी, इस पे थोड़ा हाईलाइट ज्यादा कर दें, ठीक है, और बाद में थोड़ा सा कहीं पे लिख दे कि उसके अंदर मार्जिनल एरिया पे डेड स्पॉट भी बनेंगे, तो वो बाद वाला मार्जिनल एरिया पे डेड स्पॉट पे इतना फोकस नहीं रखता, हम इंटरवेनियल पार्ट को पकड़ के बैठ जाते हैं, ठीक है, कि यार इसमें इंटरवेनियल क्लोरोसिस है, पोटेशियम में कब से इंटरवेनियल क्लोरोसिस आने लगी। तो ये डालने का कारण यहाँ पे ये हो गया कि हमने कभी ये नहीं कहा कि इसके अंदर क्लोरोसिस होगी या नहीं होगी, हमने ये कहा था किस में डेड स्पॉट होंगे और किस में डेड स्पॉट नहीं होंगे। ध्यान रखना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज अपने आप में। इसलिए न्यूट्रिएंट में अपने दिमाग को ब्रॉड रखना बहुत जरूरी है। जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया हो उस क्वेश्चन में से एक आध लाइन, एक आध शब्द आपको पिक करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ उस एक शब्द पे सारी की सारी चीज डिपेंड कर रही होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कैल्शियम डेफिशिएंसी और बोरोन डेफिशिएंसी के बारे में बात करने लगूं तो कर्लिंग वर्लिंग आपके लीफ जो होंगी उसकी शेप में गड़बड़ियां होना ये दोनों में होंगी, लेकिन डिफरेंस दोनों में क्या होगा, एक में पत्तियां ऊपर की तरफ फोल्ड हो रही होगी, एक में पत्तियां नीचे की तरफ फोल्ड हो रही होंगी, एक में हुकिंग हो रही होगी, एक में कपिंग हो रही होगी। केवल दो वर्ड्स, हुकिंग एंड कपिंग, बाकी सारा का सारा क्वेश्चन सेम, ठीक है। दूसरा अगर मैं बोलूं तो दोनों के अंदर पूरी की पूरी पत्ती पे नहीं होगा वो आपके डेफिशिएंसी सिम्टम, एक के अंदर किनारे से अंदर की तरफ जलना स्टार्ट करेगी, एक बेस से किनारे की तरफ जलना स्टार्ट करेगी, ठीक है। देखिए बहुत माइनर से डिफरेंस है, लेकिन जब आपने इन शब्दों को नहीं पकड़ा ना डेफिशिएंसी सिम्टम्स में और इनके न्यूट्रिएंट्स के फंक्शन में, फिर मामला खराब हो जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है कि आपको कौन से वर्ड्स पे ध्यान देना है। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, इन ओल्डर लीव्स, पुरानी पत्तियों में हमें पता है मोबाइल ऐप मूव कर जाएगा। ब्राउनिंग ऑफ टिप्स, अब ये वाली बात बोल दी यहाँ पे, फोस्फोरस पोटेशियम डेफिशिएंसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, टिप बर्न्स, ठीक है, ब्राउनिंग ऑफ टिप। अब देखिए मैंने यहाँ पे ब्राउनिंग ऑफ टिप्स भी बोल दिया इस चीज को, टिप्स बर्न भी बोल दिया इस चीज को, और सेम ही चीज को मैंने बोल दिया मार्जिनल स्क्रोचिंग, उसी चीज को मैंने बोल दिया लीफ स्क्रोचिंग, या फिर मैंने लैंग्वेज में उसी चीज को बोल दिया डेवलपमेंट ऑफ ब्राउन स्पॉट नियर द मार्जिन अकर्स। ये सारी की सारी बातें इसमें तीन चार अलग अलग तरीके से बोली गई है, एक ही चीज के लिए बोली गई है, किनारों से पत्तियां जलने लग जाएंगी।
एक बार फिर से बोल रहा हूँ, न्यूट्रिएंट के अंदर टर्म्स की बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, बाद में क्या बोल दिया गया, नेक्रोटिक, नेक्रोसिस क्या हो गया, नेक्रोसिस हो गया डेम आपके डेथ ऑफ सेल्स। अब यहाँ पे सेल्स थोड़ी रहेंगी, ये तो सेल्स मर चुकी है। नेक्रोटिक एरिया डेवलप एट द टिप एंड मार्जिन ऑफ द लीफ विच कर्व डाउनवर्ड। अब इसमें डाउनवर्ड कर्विंग के बारे में बात कर दी गई। उसके बाद में क्या बोल रहा है, अब मान लीजिए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, जिसके अंदर क्या आ गया, ये बोल देगा कि किनारों पे क्या होगा, जलना स्टार्ट कर देगी। आपने जोड़ा दिमाग लगाया, किनारों पे कौन जलना स्टार्ट करता है, कैल्शियम। उसके बाद में इसने कहा डाउनवर्ड इसके अंदर वो होगी, कर्लिंग होगी, कर्लिंग होगी, ठीक है। तो डाउनवर्ड कर्लिंग किसके अंदर होती है, कैल्शियम में। दोनों के अंदर सेम सिम्टम आ गए। लेकिन अब यहाँ पे क्या चीज डिपेंड करेगी कि वो ओल्डर लीव्स पे आ रहा है या फिर वो सिम्टम कौन से लीव्स पे आ रहा है, आपके एपिकल बर्ड पे, टर्मिनल बर्ड पे आपके सिम्टम आ रहा है। तो हो सकता है वो कभी एपिकल बर्ड या टर्मिनल बर्ड प्रॉपर ना लिख के आपको थोड़ा सा हिंट दे केवल उसके बारे में कि मैं उसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। हो सकता है वो लोअर लीफ या ओल्डर लीफ ना बोल के थोड़ा सा हिंट दे, ठीक है, कि मैं उस चीज के बारे में बोलना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन को इस तरीके से लैंग्वेज को मैनिपुलेट करके आपको क्वेश्चन को मुश्किल बनाया जाता है, ध्यान रखना हमेशा। बाकी चीजें वही रहती हैं, कभी नहीं बदलती चीजें, फैक्ट्स हमेशा वही रहते हैं। हाँ जी, तो ये ध्यान रखना, इसके अंदर डाउनवर्ड भी हो रहा है और किनारों वाला भी हो रहा है, लेकिन ओल्डर लीव्स पे। तो ये इनके अंदर थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, छोटी छोटी बातें हैं सारी की सारी। बाद में बोल दिया गया इन ब्रॉड लीव्स प्लांट शॉर्टनिंग ऑफ इंटरनोड एंड पूर रूट सिस्टम आर इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखिए उसके बारे में बात करते हैं अपने कैल्शियम डेफिशिएंसी के बारे में। कहाँ आ रही थी कैल्शियम डेफिशिएंसी, एपिकल पार्ट्स पे आ रही है प्लांट्स के। हाँ जी, क्या बोला गया, क्लासिक सिम्टम ऑफ कैल्शियम डेफिशिएंसी इंक्लूड ब्लॉसम एंड रोट ऑफ टोमेटो। इसके अंदर क्या हो जाएगा, वही टमाटो का जो एंड पार्ट होगा जला हुआ हो जाएगा। बिटर पिट इन एप्पल, टिप बर्न ऑफ लेट्यूस, ब्लैक हर्ट ऑफ सिलेरी। ये सारे के सारे आप एग्जांपल याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे होने वाले फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है ये। बाद में क्या बोल दिया गया, ऑल दीज सिम्टम्स शो सेफ्ट डेड नेक्रोटिक टिश्यू। अब यहाँ तक हमें इसमें कोई मजेदार चीज नहीं मिली, लेकिन इसके बाद में हमें मजेदार चीज इसमें जो मिली वो क्या था, एट रैपिडली ग्रोइंग एरियाज। अब वो लास्ट क्वेश्चन याद कीजिए, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, डाउनवर्ड कर्लिंग हो रही थी, टिप पार्ट पे जलना स्टार्ट कर रहा था, और वहां पे ना तो मेरिस्टेमेटिक रीजन कहीं पे लिखा हो, ना ओल्डर लीव्स लिखा हो, ना एपिकल बड लिखा हो, ना टर्मिनल पार्ट लिखा हो, कुछ भी ना लिखा हो। ये लिखा हो एट रैपिड ग्रोइंग एरियाज। तो रैपिड ग्रोइंग एरियाज कौन से होते हैं भाई, ओल्डर, यंगर या फिर आपके एपिकल मेरिस्टेम। ऑब्वियस है ना, एपिकल मेरिस्टेम जो होगा उसके अंदर रैपिड ग्रोथ होती रहती है। सेल डिवीजन कौन से साइड पे होता है, एपिकल मेरिस्टेम पे। रैपिड ग्रोथ कहाँ होगी, एपिकल मेरिस्टेम पे। तो इस तरीके से लैंग्वेज को यहाँ पे उलझाया जा सकता है, किसमें, न्यूट्रिएंट में। आंसर कभी नहीं बदलेगा, क्वेश्चन कभी नहीं बदलेगा, लैंग्वेज बदलती रहती है इसमें। इसलिए मैंने यहाँ पे कोशिश की है। बाकी इसमें पढ़ाने वाला देखो कुछ होता नहीं है, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ आप लोगों को। प्री पीजी वालों को मैं ये पढ़ाता ही नहीं, और ऑफलाइन में मैंने ये टॉपिक करवाया है। जो शुरुआत के डेफिशिएंसी सिम्टम थे, मोबिलिटी वाला था, उतना करवा के छोड़ दिया, ये चीजें करवाई ही नहीं। क्यों नहीं करवाई ये चीजें, क्योंकि मेरा मानना है कि अब आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आप इन चीजों को कर सकते हो। भाई प्रॉब्लम आए देन यू कैन आस्क, ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊं आपको एक एक चीज तो मजा नहीं आता उस चीज में। लेकिन ये मैं करवा रहा हूँ केवल और केवल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनको नहीं पता ना ये चीजें, उन्होंने तो ग्रेजुएशन करी नहीं है अभी तक, लेकिन आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हो, इसलिए इतनी एक्सपेक्टेशंस आपसे करना बनता है। ओके, क्या बोल दी गई बाद में, इसलिए इसमें मैंने कोशिश की है कि जितने हो सके उतने में अलग अलग तरीके से जो दिमाग उलझाने वाली चीजें हैं इसमें, वो सारी की सारी ऐड करने की कोशिश कर सकूं। बाकी इसमें पढ़ाने वाला ऑनेस्टली कुछ भी नहीं है। बाद में क्या बोल दिया गया, विच इज जनरली रिलेटेड टू पुअर ट्रांसलोकेशन। अब ऑब्वियस है ना ये, जहां पुअर ट्रांसलोकेशन होगा कैल्शियम टिश्यू का, वहां पे लो सप्लाई होगी इसकी। और ये वही बातें सारी की सारी, जब जो स्लो ग्रोइंग प्लांट्स होंगे उनके अंदर डेफिशिएंसी। ओके, दो टाइप के प्लांट हो गए मान लीजिए, एक हो गया फास्ट ग्रोइंग प्लांट, एक हो गया स्लो ग्रोइंग प्लांट। अब फास्ट ग्रोइंग प्लांट के अंदर अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो गई तो इनके अंदर कैल्शियम आ नहीं पा रहा, कैल्शियम आ नहीं पा रहा, तो इनके अंदर ऑब्वियस डेफिशिएंसी सिम्टम इसके सेवर दिखाई देंगे। लेकिन एक हो गया स्लो ग्रोइंग प्लांट, जो धीरे धीरे थोड़े थोड़े ग्रोथ करता रहेगा, थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करता रहेगा, तो मान लेंगे हम कि थोड़ी बहुत इसको कैल्शियम सप्लाई होती रहेगी पूरे प्लांट से। ठीक है, ज्यादा मात्रा में तो नहीं हो पाएगी क्योंकि कैल्शियम इमोबाइल है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूँ थोड़ा बहुत चलो हो ही जाएगा इसको कैल्शियम सप्लाई। ठीक है, थोड़ा बहुत इसको कैल्शियम सप्लाई हुआ तो उसके कारण क्या हो गया, अब कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो आएगी, लेकिन वो कौन से हिस्से पे आएगी, केवल किनारे पे, केवल किनारे पे। मार्जिनल हिस्सा जो होगा वहां पे केवल क्लोरोसिस देखने को मिलेगी, किसके, लीफ के। अब जहां जहां मैंने येलो कलर लगाया है ना, वहां मैंने क्लोरोसिस को इंडिकेट करने की कोशिश की है, थोड़े थोड़े हिंट देख लेना आप। जहां रेड कलर मैंने यूज किया है, वहां पे उससे जो प्लांट को नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है वो मैंने इंडिकेट करने की कोशिश की है। ओके, तो क्या बोल दिया गया, जहां मैंने ग्रीन कलर यूज किया है वहां पे, ग्रीन के साथ तो मसला है वैसे,
मल्टीपल चीजों के लिए यूज किया, लेकिन मैंने ये कोशिश की है कि जहां वेन्स जहां ग्रीन रह रही है, कम से कम इंटरवेनियल क्लोरोसिस हो रहा है वहां पे मैं ग्रीन कलर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, लेकिन क्लोरोसिस के लिए मैंने येलो कलर यूज किया डेफिनेटली, और जहां प्लांट को लॉस हो रहा है उसकी वजह से, न्यूट्रिएंट की वजह से, उस चीज को इंडिकेट करने के लिए मैंने रेड कलर यूज किया टेक्स्ट में हर जगह। हाँ जी, तो क्लोरोसिस हो गया, मार्जिनल हिस्से पे क्यों आ गया स्लो ग्रोइंग प्लांट में, हम समझ गए इस चीज को। या फिर इसी की लैंग्वेज को क्या बोल सकते हैं, बड लीव्स बिकम क्लोरेटिक वाइट विद द बेस रिमेनिंग ग्रीन। बात तो वही होगी सारी की सारी, सेम टू सेम चीज है, बाकी वही चीजें हैं। देखो सेम कैसे है, इस चीज को हटाता हूँ सबसे पहले मैं तो। बड लीफ यानी टर्मिनल लीफ हमें समझ में आ गया, जो अभी भी एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंड हुई नहीं है, एक्सपेंडिंग, बिकम्स क्लोरेटिक वाइट। क्लोरेटिक वाइट और क्लोरोसिस तो एक ही चीज होगी, क्लोरोसिस थोड़ा सा और हो गया तो क्लोरोस आपके जो येलो कलर है, येलो कलर की इंटेंसिटी थोड़ी और बढ़ गई तो अल्टीमेटली व्हाइट की तरफ ही जाएगा, तो इसको क्लोरोसिस से कंसिडर किया। क्लोरोटिक व्हाइट विद द बेस रिमेनिंग ग्रीन। अब देखिए वही लीफ का एग्जांपल जो था, नीचे वाला हिस्सा ग्रीन था, ऊपर वाला हिस्सा क्या होने लग गया, क्लोरोटिक व्हाइट होने लग गया। सेम बातें पढ़ रहे हैं बार बार। बाद में क्या बोला गया, दिस अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन। अब क्योंकि मार्जिनल हिस्सा जो है वो हिस्सा ही केवल डैमेज हुआ है, तो इसके कारण क्या हो जाएगा, जो लीफ हो जाएगी वो और ज्यादा स्लोली स्लोली, जो मार्जिनल हिस्सा होगा लीफ का वो और ज्यादा स्लोली स्लोली ग्रोथ करेगा, जबकि बाकी लीफ तो प्रॉपर ग्रोथ करती रहेगी। आगे वाला हिस्सा जो बेस वाला हिस्सा रहेगा वो प्रॉपर ग्रोथ करेगा, केवल जो मार्जिनल हिस्सा है, किनारे वाला हिस्सा होगा, वो हिस्सा ही क्या करेगा, स्लोली स्लोली ग्रोथ करेगा। तो उसके कारण क्या होगा कि जो किनारे वाला हिस्सा होगा वो कपिंग करना स्टार्ट कर देगा डाउनवर्ड। अब यहाँ पे कपिंग वर्ड अपने आप में गलत हो गया, ठीक है। कपिंग को आप यहाँ पे कर्ल कर लेना, क्योंकि कप का मतलब हम वही समझेगा ना, लीफ ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, अपवर्ड कर्लिंग करना स्टार्ट कर दिया। अबाउट वन थर्ड क्लोरेटिक पोर्शन। अब कितना जो क्लोरेटिक भाग होगा उसका तकरीबन वन थर्ड हिस्सा जो रहेगा वो डाउनवर्ड आपके ग्रो कर लेगा, और डाउनवर्ड ग्रो करके हुकिंग कर लेगा, ठीक है, हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा या फिर हुकिंग कर लेगा। ओके, तो ये इसमें ध्यान रखना, हुकिंग डाउनवर्ड और बेस जो होगा वो ग्रीन रहेगा, जो मार्जिनल हिस्सा रहेगा उसमें क्लोरेटिक डेफिशिएंसी सिम्टम शो करेगा, उसके अलावा रैपिड ग्रोइंग ऑर्गन पे शो करेगा। तो सारी बातें इसमें कंसिडर कर लेना। बाद में क्या बोल दिया गया, दिस सिम्टम ऑफन प्रोग्रेस टू पॉइंट। अब इसमें क्या बोल दिया गया, ये सिम्टम क्या रहेगा, बाद में धीरे धीरे पूरे प्लांट तक आ जाएगा, और फाइनली कहाँ तक आ जाएगा, पेटियोल तक आ जाएगा। पेटियोल के बारे में बात करूं तो यहाँ कहीं दिखाई दे रहा है क्या पेटियोल, नहीं दिखाई दे रहा, तो भी ये लीफ का जो यहाँ से जुड़ा रहता है थोड़ा सा एक हिस्सा रहता है ना, उस चीज को बोलते हैं पेटियोल। एक पत्ती होगी, पत्ती डायरेक्ट थोड़ी जुड़ी रहती है, ऐसे थोड़ी जुड़ी रहती है प्लांट से, पत्ती ऐसे जुड़ी रहती है ना, इतना सा हिस्सा उसके बाद में प्लांट से जुड़ी रहेगी, तो इसको बोलते हैं अपने पेटियोल, ठीक है। जो यहाँ ये थोड़ा सा हिस्सा रहेगा ना, इसको बोलते हैं पेटियोल। आगे कहीं आएगा तो जिक्र कर लेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के बारे में, ठीक है। अब मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के सिम्टम कहाँ देखने को मिल रहे थे, लोअर लीफ पे देखने को मिल रहे थे। लोअर लीफ में डेड स्पॉट थे क्या, नहीं थे, हमारे सामने है सारी चीजें। क्या बोल दिया गया मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी में कि ये मोटल्ड क्लोरोसिस करेगा। अब मोटल्ड क्लोरोसिस में हम समझ गए क्लोरोसिस हो रही है यानी पिगमेंट के साथ प्रॉब्लम्स। कौन से पिगमेंट के साथ, क्लोरोफिल के साथ। क्लोरोफिल का काम क्या, पौधे को हरा रखना। अब हरा पौधा रह नहीं पा रहा तो कौन सा रह जाएगा, येलो कलर का। और येलो कलर के अंदर भी कोई दूसरा पिगमेंट अगर जाग गया तो उसपे हो सकता है कि दूसरे रंग के धब्बे देना शुरू कर देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमने मोटलिंग में पढ़ा क्या था कि मोटलिंग के अंदर पैचेस होने लग जाएंगे अलग अलग कलर के, या फिर एक ही जैसे कलर के। अब जरूरी नहीं वो कलर हमेशा येलो, वो कोई भी कलर हो सकता है, ठीक है। विद वेन्स ग्रीन, वेन्स कैसी रहेंगी इसमें ग्रीन, यानी कौन से टाइप का क्लोरोसिस हो गया, इंटरवेनियल क्लोरोसिस, ठीक है। बाकी सारा का सारा वही चीजें पढ़ लेना। डेथ नेक्रोटिक पैचेस अपीयर ऑन द लीव्स इन एक्सट्रीम केसेस। अब एक चीज और, यहाँ ये लाइन ऐड करने का कारण क्या हो गया, हमने तो ये पढ़ रखा है जो आपका मैग्नीशियम हो गया उसके अंदर डेड स्पॉट कभी बनेंगे नहीं, डेड स्पॉट नहीं यानी नेक्रोसिस नहीं। अब नेक्रोसिस नहीं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि पूरी जिंदगी भर वही चलता रहेगा। अगर मैग्नीशियम की एक्सट्रीम डेफिशिएंसी होगी तो पत्ती अल्टीमेटली सूख जाएगी, जल जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। उसका सूख जाना, जल जाना, बर्बाद हो जाना क्या कहलाएगा, डेथ ऑफ सेल्स। डेथ ऑफ सेल्स क्या कहलाएगा, नेक्रोसिस। तो ये ध्यान रखना, जो भी अपने डेफिशिएंसी सिम्टम अब तक पढ़ रहे हैं इन सारी चीजों के, वो कौन से पढ़ रहे हैं, अपने इनके स्टार्टिंग के डेफिशिएंसी सिम्टम पढ़ रहे हैं, जब तक इनकी एक्सट्रीम डेफिशिएंसी नहीं हुई है अभी तक, ठीक है ना। जब एक्सट्रीम डेफिशिएंसी होगी तब तो सबको मरना है। बाद में क्या बोल दिया गया, ये पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं खास। कॉटन के अंदर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होती है तो उससे कुछ रेड रेड अपीयरेंस हो जाती है, रेड अपीयरेंस के कारण इसे रेडिंग ऑफ कॉटन बोल दिया गया, तो ये इसमें एक थोड़ा अलग से ध्यान रखने वाला है। उसके बाद में बात करेंगे सल्फर डेफिशिएंसी के बारे में, कहाँ हो रही है, नई पत्तियों पे हो रही है। कौन से टाइप की हो रही है, इंट्रावेनियल टाइप की हो रही है, यानी कि जो बाकी हिस्सा होगा वो हरा रहेगा लेकिन वेन्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, ग्रीन हो जाएंगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वेन्स जितनी भी है, शिराएं जितनी भी है, वो सारी की सारी ग्रीन होगी, बाकी हिस्सा वो सारी की सारी येलो होगी, बाकी सारे का सारा हिस्सा ग्रीन रह रहा है,
क्या कहोगे इसके बारे में? येलोइंग हो जाएगी या फिर क्लोरोसिस हो जाएगा? कौन से टाइप का इंट्रावेनियल क्लोरोसिस जो यंग पत्तियां होंगी उनको पहले प्रभावित करेगा? क्यों करेगा? हम समझ गए इस चीज को। जो मार्क्ड डिजीज होंगी, सॉरी मार्क्ड डिक्रीज इन लीफ साइज, ठीक है, जो आपकी पत्तियों का साइज होगा उनके साइज के अंदर क्या हो जाएगी? डिक्रीज आ जाएगा, पत्तियों का साइज छोटा रह जाएगा। बाद में बोल दिया गया लीफ टिप्स आर करेक्टली, अब टिप्स किस चीज को बोल दिया गया? किनारों, जो पत्तियों का किनारा होगा वो बैंड डाउनवर्ड, वो भी नीचे की तरफ डाउनवर्ड हो गया। अब आपको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ना किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। सल्फर में भी डाउनवर्ड हो रहा है, पोटेशियम में भी डाउनवर्ड हो रहा है, कैल्शियम में भी डाउनवर्ड हो रहा है, लेकिन तीनों के तीनों अलग अलग साइड पे आ रहे हैं, अपने कैरेक्टर शो कर रहे हैं। ओके, टिप पार्ट इसके अंदर भी डैमेज हो रहा है, सल्फर के अंदर, कैल्शियम के अंदर भी हो रहा है, पोटेशियम के अंदर भी हो रहा है। ओके, तो ध्यान रखना है इस चीज को। द लीफ मार्जिन एंड टिप्स रोल इनवर्ड्स, एग्जांपल पोटैटो, टोमेटो, टी इनके अंदर हो गया सबके अंदर। फ्रूट फॉर्मेशन इज स्ट्रेस्ड, ठीक है, फल नहीं बनेंगे आसानी से। उसके बाद में क्या बोल दिया गया? स्क्लेरोकाइमा, जाइलम एंड कोलिनकाइमा फॉर्मेशन गेट्स इंक्रीज्ड। अब ये सारी की सारी क्या चीजें हो गई? ये जो स्टेम के अंदर जो कैम्बियम टिश्यू पाया जा रहा था उसके पार्ट हो गए, तो इनकी फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगी किसकी डेफिशिएंसी में? अब ये थोड़ा सा उल्टा है, ध्यान रखना। बात तो हम कर रहे हैं सल्फर की डेफिशिएंसी की, लेकिन सल्फर की डेफिशिएंसी होने के कारण इनकी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, जाइलम वाइलम है, इनकी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है, ध्यान रखना। अब इनकी ग्रोथ इंक्रीज होगी तो आपका स्टेम जो होगा वो क्या हो जाएगा? थोड़ा सा मोटा रह जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा? हार्ड बन जाएगा, ठीक है ना। उसके अंदर मल्टी लेयर्स जब जाइलम की बन जाएंगी, काफी सारा जाइलम उसके अंदर ग्रो कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? आपका स्टेम हार्ड हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। तो तना हार्ड हो जाना इसका डेफिशिएंसी सिम्टम हो जाएगा, सल्फर की डेफिशिएंसी का। क्यों हो जाएगा? कि जाइलम वगैरह स्क्लेरोकाइमा और कोलिनकाइमा जो होंगी उनका फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। घर में पापा नहीं होते तो क्या करते हैं? बच्चे ज्यादा मस्ती करने लग जाते हैं ना, बस वही चीज यहाँ पे हो जाएगी। सल्फर नहीं है तो क्या होगा? ये ज्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, उसके बाद में बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी के बारे में। इसमें क्या बोल दिया गया? इंटरवेनियल क्लोरोसिस ऑफ यंगर लीव्स, जो यंगर लीव्स होंगी उनके बीच में इंटरवेनियल क्लोरोसिस होंगी, आपको बताने की आवश्यकता नहीं है इस चीज को। ध्यान में रखने वाली बात ये है, केवल जो प्रिंसिपल वेन्स होंगी, प्रिंसिपल वेन्स ये देखिए, जो प्रिंसिपल वेन्स होंगी इनकी केवल उन्हीं के अंदर ग्रीन रेस रहेगी, बाकी सारा का सारा प्लांट येलो। ध्यान रखना, एक्सट्रीम कंडीशन में ये भी येलो हो जाएंगी, एक्सट्रीम कंडीशन में ये भी येलो हो जाएंगी, ये भी ग्रीन रहेगी, ध्यान रखना इस चीज को भी। जबकि इसी के साथ इसी का छोटा भाई कौन? मैग्नीज डेफिशिएंसी, उसके अंदर क्या रहेगा? यहाँ जो और ज्यादा इनसे मैं बोल सकता हूँ कि जो टर्सरी एक तरीके से जो वेन्स होंगी वो वेन्स भी क्या रहेंगी? ग्रीन रहेंगी। बाद में क्या बोल रहे हैं? लीफ क्लोरोसिस में प्रोड्यूस ए मोटल अपीयरेंस। अब यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है मे का मतलब शायद कि हो सकता है कर ले, क्यों? क्योंकि क्लोरोसिस से पिगमेंट के साथ छेड़छाड़ तो हो सकता है, दूसरा पिगमेंट एक्टिवेट हो जाए, दूसरे कोई राक्षस जाग खड़े हो। लीफ में शो कंप्लीट ब्लीचिंग। अब ब्लीचिंग क्या हो गया? आप लोग करवाते हो, ठीक है, जो गर्ल्स होती है वो करवाती है, ब्लीच करवाती है। ब्लीच करवाने से होता क्या है भाई? ब्लीच करवाने से एक व्हाइट अपीयरेंस आ जाती है शायद फेस में, या इस तरीके से कुछ, ठीक है, बाल वगैरह होते हैं वो भी सफेद हो जाते हैं। तो ब्लीच को मैं क्या बोल दूंगा? केवल और केवल व्हाइट वर्ड से लिंक कर दूंगा। व्हाइट का मतलब क्या हो गया? क्लोरोसिस, एक तरीके से एक्सट्रीम क्लोरोसिस, ठीक है, उसी को बोल दिया। जैसे ये पत्ती लीफ इस टाइम कलर क्या है इसका? येलो है, लेकिन इसमें थोड़ा और एक्सट्रीम केस रहा तो येलो लाइट येलो बन जाएगा, और लाइट येलो इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बोल दिया गया, शो कंप्लीट ब्लीचिंग। ब्लीचिंग का मतलब व्हाइट हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएगा? ऑफन बिकमिंग नेक्रोटिक। अब नेक्रोटिक, इसमें भी आयरन डेफिशिएंसी में नेक्रोसिस हो सकता है, लेकिन कब? बहुत ही कम, ठीक है। कब? जब एक्सट्रीम डेफिशिएंसी हो जाएगी तब हो सकता है, हमेशा नहीं रहता। बाद में क्या बोल दिया गया है ये पढ़ लेना, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। कौन सी कॉमन डिजीज होंगी? जो यंगर लीव्स होंगी वो इसमें व्हाइट कलर की या फिर येलोइश व्हाइट हो जाती है, यंगर लीव्स, ठीक है। कहीं पे भी यंगर नहीं है ना अभी तक वर्ड, इसलिए ये वाला पॉइंट और ऐड कर दिया है इसमें, ठीक है। कहाँ डेफिशिएंसी सिम्टम शो करेगा आयरन? अपनी यंगर लीव्स में। उसके बाद में बात की गई जिंक डेफिशिएंसी के बारे में। तो क्या बोल दिया गया? जो पुरानी पत्तियां होंगी और नई पत्तियां, पुरानी ओल्डर लीव्स एंड न्यू लीव्स, शो क्लोरोसिस विच स्टार्ट फ्रॉम टिप्स एंड द मार्जिन। अब जिंक डेफिशिएंसी में एक और लफड़ा ये और ध्यान रखना, जो क्लोरोसिस होगा वो आपका किनारों से लेकर के स्टार्ट होगा, कहाँ? अंदर की तरफ। यानी ये लीफ है, लीफ में बाहर से क्लोरोसिस स्टार्ट होगा अंदर की तरफ, ठीक है। बाकियों में हो सकता है कि अंदर से बाहर की तरफ क्लोरोसिस स्टार्ट हो रहा हो। अलग अलग सिम्टम है अलग अलग न्यूट्रिएंट के। बाद में क्या बोल दिया गया? साइज ऑफ यंग लीफ इज वेरी मच रिड्यूस्ड। पत्ती का आकार छोटा हो जाएगा। इस चीज को हम क्या बोल देंगे? लिटिल लीफ डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। लिटिल लीफ डिजीज के बारे में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, और किसकी डेफिशिएंसी से होता है? सब में जिंक की डेफिशिएंसी में। लेकिन एक क्रॉप ऐसी भी है जिसके अंदर लिटिल लीफ डेफिशिएंसी जिंक की वजह से नहीं होती। लिटिल लीफ डिजीज जिंक की वजह से नहीं होती। वो कौन सी क्रॉप होगी आपके? वो होगी शायद मेरे ख्याल से सिट्रस हो गया।
सिट्रस के अंदर लिटिल लीफ डेफिशिएंसी कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से होती है, लिटिल लीफ डिजीज कॉपर डेफिशिएंसी की वजह से होती है, बाकी चेक कर लेना, मेरे ख्याल से वही होना चाहिए। क्या बोल दिया गया बाद में, लेदरी वेदरी हो जाएंगी, ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, इनमें कुछ भी बताने लायक है नहीं। जो वाइटनिंग होगी अपर लीव्स की, अब इसमें बोला गया ना जिंक जो है वो अपर और लोअर दोनों साइड की लीव्स के अंदर अपने डेफिशिएंसी सिम्टम शो करेगा। तो अपर लीव्स के अंदर वाइटनिंग मोनोकोट्स में शो करता है जनरली, और लोअर लीव्स के अंदर वाइटनिंग डाइकोट्स के अंदर शो करता है। बाकी जो लीफ के किनारे वाला हिस्सा होगा वो डिस्टॉर्टेड यानी गड़बड़ हो जाएगी, उसके अंदर ट्विस्टेड यानी मुड़ा हुआ या फिर वेवी टाइप का हो जाएगा, वेवी इस तरीके से मान सकते हो आप, वेव, ठीक है, वेव यानी धारा इस तरीके से बहती है ना, तो वही किनारे से कटा फटा हो सकता है, उस चीज को बोल दिया गया वेवी। विच लेटर कर्ल एंड टुक सिकल शेप्ड, सिकल यानी हसिया, ठीक है, जो काटने वाली आप काम लेते हैं जनरली बोल देते हैं उसे दांती, उसके आकार ले लेगी बाद में, तो इसको सिकल लीफ भी बोल सकते हो। आपके सीड प्रोडक्शन और फ्रूट साइज जो होगा वो भी इसकी वजह से प्रभावित होगा। फ्रूट साइज क्यों प्रभावित होगा, क्योंकि लिटिल लीफ कर देगी, लीफ कम कर दिया यानी जो आपके कैनोपी है उसको कम कर दिया, कैनोपी कम कर दी, फोटोसिंथेसिस प्रभावित होगा, बाकी सारी चीजें हैं। ओके, उसके बारे में बात करते हैं मैग्नीज डेफिशिएंसी के बारे में, एमएन डेफिशिएंसी। एमएन डेफिशिएंसी और आयरन डेफिशिएंसी दोनों एक दूसरे के भाई हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है, आयरन के अंदर प्रिंसिपल वेन्स ग्रीन रहेंगी, इसके अंदर देखिए जो छोटी छोटी वेन्स जो हैं वो भी आपके ग्रीन है, ठीक है, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। डेफिशिएंसी में मोटल्ड इंटरवेनियल क्लोरोसिस हो सकता है, मोटल्ड मैं बोल चुका हूं बार बार आपको, जहां क्लोरोसिस होगा उनके साथ मोटल्ड हो सकता है, क्योंकि क्लोरोसिस पिगमेंट के साथ पंगे लेना और मोटल्ड भी पिगमेंट के साथ पंगे लेना। प्रिंसिपल वेन्स के साथ साथ जो स्मॉलर वेन्स रहेंगी वो भी ग्रीन रहेंगी, बाकी रूट सिस्टम वाला ये सारी चीजें आप पढ़ लेना, इसमें कुछ नहीं है। 4 इंपॉर्टेंट डिजीज है जो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है, कौन कौन, ग्रे स्पाइक ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रे स्ट्रिप और ग्रे स्पॉट ऑफ और ड्राई स्पॉट, इनको सबको पढ़ लेना, आप ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे मैंने कोशिश की कि यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिशिएंसी की जो डिसऑर्डर है केवल उनको ऐड करूं, ठीक है, लेकिन इनको ऐड करना बनता है क्योंकि इनमें से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। एमएन डेफिशिएंसी के ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। कॉपर डेफिशिएंसी के बारे में अगर बात की जाए तो कॉपर डेफिशिएंसी कौन सी लीव्स पे आएंगी, यंगर लीव्स पे आएंगी। फोलियज, फोलियज यानी किस चीज को बोल दिया गया, फोलियज, फोलियज बोल दिया गया पत्ती को, ठीक है, पत्तियों को। जो पत्तियां होंगी वो बर्निंग शो करेगी, कहां से, मार्जिन पे, या फिर क्लोरोसिस शो करेंगी या फिर रोजेटिंग शो करेंगी किनारों से, या तो जलना। अब देखिए कॉपर किसके साथ का था, कॉपर साथ का था सल्फर के, सल्फर के अंदर क्या हो रहा था, जलना वलना कुछ नहीं हो रहा था, कोई इसके अंदर नेक्रोसिस टाइप का सिम्टम नहीं शो हो रहा था, लेकिन कॉपर के अंदर हमें ये सिम्टम भी शो होंगे, ठीक है। पत्तियां बढ़ना जलना स्टार्ट करेगी कहां से, मार्जिन से, किनारों पे, या फिर क्लोरोसिस या फिर रोजेटिंग। रोजेटिंग के बारे में बात की गई तो क्या हो गया, क्लस्टरिंग ऑफ लीफ, लीफ साइज बहुत छोटा रह गया और झुंड बनाने लगी पत्तियां, उस चीज को क्या बोल दिया गया, रोजेटिंग। आप लोग ये पढ़ चुके हो रोजेटिंग वर्ड, कहाँ, कल मैंने पढ़ाया था जनरल डेफिशिएंसी सिम्टम्स में। उसके बाद में बात करेंगे गमिंग में ऑल्सो अकर, गमिंग यानी गमोसिस, कहाँ मैंने पढ़ाया, जनरल डेफिशिएंसी सिम्टम्स का सबसे लास्ट यही था, गमोसिस, गम बाहर आने लग गया, उस चीज को क्या बोल दिया, गमोसिस। किसके अंदर हो रहा था, जनरली सिट्रस के अंदर। यंगर लीव्स जो होंगी वो मार्जिनल क्लोरोसिस शो करेंगी, येलोइश ग्रे हो जाएंगी, कहाँ से, टिप्स, इनका जो किनारा होगा वहां से इनकी मार्जिनल क्लोरोसिस शो करेगी। ये इस चीज को बोल दिया गया येलो टिप या फिर रिक्लेमेशन डिजीज, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, येलो टिप या फिर रिक्लेमेशन डिजीज। उसके बाद में क्लोरोसिस जो होगा वो कहां से स्प्रेड होगा, मार्जिन से, कहां स्प्रेड होगा, बेस की तरफ, ठीक है, मार्जिन से यानी किनारों से बेस की तरफ स्प्रेड होगा, क्या चीज, क्लोरोसिस, किसके अंदर, कॉपर डेफिशिएंसी में। बाकी ये एक्जिमेथ्रा या फिर डाइबैक ऑफ फ्रूट ट्री, ये और रिक्लेमेशन डिजीज, ये इससे होने वाली क्या है, जनरल फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, बाकी चीजें पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आए तो मुझे बोलना। हाँ जी, उसके बाद में बात करते हैं बोरोन डेफिशिएंसी के बारे में। बोरोन डेफिशिएंसी में क्या बोल दिया गया, इसकी वजह से जो शूट टिप होगी उनकी डेथ हो जाएगी, फ्लावर फॉर्मेशन स्प्रेस हो जाएगा, येलोइश और क्लोरोसिस विच स्टार्ट फ्रॉम द बेस टू टिप। अब ये बेस टू टिप वाली बात फिर से इंपॉर्टेंट होगी, इसमें जो मैंने शुरू में आपको लीफ दिखाई थी जिसके अंदर नीचे का हिस्सा क्या था, खराब हो गया, ऊपर का हिस्सा क्या था, अभी भी ग्रीन पड़ा है, वो वाला केस हो गया। रूट्स ग्रोथ जो होगी वो प्रभावित हो जाएंगी, जो पत्तियां होंगी वो कॉपरी हो जाएंगी टेक्सचर के अंदर, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कॉपर अपीयरेंस हो जाएगा। प्लांट आपका बोना हो जाएगा, स्टंटेड यानी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, एपिकल मेरिस्टेम क्या हो जाएगी, ब्लैक, काले पड़ जाएंगे, आपके जो एपिकल मेरिस्टेम होंगे वो काले पड़ जाएंगे, ध्यान रखना। कैल्शियम में काले नहीं पड़ते, कैल्शियम में शायद सफेद पड़ते हैं, ठीक है, और मृत्यु हो जाएगी उनकी। एपिकल मेरिस्टेम की मृत्यु होने के कारण एंड डाई, डाई किसकी वजह से, तो आपका प्लांट मर जाएगा, किसकी वजह से मर जाएगा आपका प्लांट, आपके एपिकल मेरिस्टेम के ब्रेकडाउन की वजह से, ध्यान रखना है इस चीज को। बाकी इसके अंदर ये सारी सारी बातें मैं बोलूंगा ना, मैं बोलते बोलते बोर हो रहा हूँ, मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ, बाकी आप पढ़ लेना।
इसके अंदर अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट कपिंग रह गया, उसके अंदर कपिंग नहीं होगी, उसके अंदर हुकिंग होगी। उसके अंदर किसके अंदर जी, इसके रिलेवेंट कैल्शियम के अंदर, कैल्शियम में तो ना बोरोन का रिलेवेंट, दोनों कहाँ पाए जाएंगे, टर्मिनल पोर्शन पे, ठीक है। तो इसके अंदर कपिंग होगी, कैल्शियम के अंदर हुकिंग होगी, कपिंग के अंदर ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा और कर्लिंग हो जाएगी, जबकि आपके जो कैल्शियम के अंदर हुकिंग होगी उसके अंदर नीचे की तरफ रोलिंग हो जाएगी, डाउनवर्ड रोलिंग, ठीक है। बाकी इसके अंदर यही टिपिकल क्रैकिंग और स्प्लिटिंग, ये भी ध्यान रखना बोरोन डेफिशिएंसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके फ्रूट क्रॉप्स होंगे, जितने भी आपके फ्रूट्स होंगे, उनके अंदर जो एक्सटर्नल स्किन होती है, बाहरी जो स्किन होती है उनकी, अगर वो स्किन फटना स्टार्ट कर रही है तो जनरली किसकी वजह से स्टार्ट करती है, बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से। इनमें कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर पढ़ के बता देता हूँ आपको, होलो स्टेम ऑफ कॉलीफ्लावर मोस्ट इंपॉर्टेंट। बाकी आगे के ये देखिए, हार्ड फ्रूट ऑफ सिट्रस। अब हार्ड फ्रूट क्यों होगा सिट्रस का, क्योंकि उसकी जो बाहर वाली लेयर होगी, वो बाहर वाली लेयर क्या हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, ठीक है। बाकी इसमें इंटरनल कोक फॉर्मेशन वो लिखा नहीं क्या मैंने, इसमें एक चीज और कंसिडर कर लेना बोरोन डेफिशिएंसी में, जो इनकी जो सीड का जो बाहर, सॉरी फ्रूट की जो फ्रूट की क्रैकिंग होगी, फ्रूट क्रैकिंग, ठीक है, वो और कंसिडर कर लेना बोरोन डेफिशिएंसी में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फ्रूट की आउटर स्किन होती है, उसमें दरारें या छेद पड़ने शुरू हो जाते हैं, उनको बोलते हैं अपने बोरोन डेफिशिएंसी के कारण। हाँ जी, लास्ट आपका आ गया इसमें मोलिबिडेनम डेफिशिएंसी। मोलिबिडेनम डेफिशिएंसी के बारे में बात करेंगे, कौन सी पत्तियों पे आ रहा है जी, लोअर लीव्स पे आ रहा है। क्या डेड स्पॉट शो हो रहे हैं, बिल्कुल डेड स्पॉट शो हो रहे हैं, लेकिन कहाँ शो हो रहे हैं, पत्तियों के बीच में कहीं कहीं धब्बे पड़ रहे हैं, उनको हमने क्या बोल दिया, डेड स्पॉट, क्लियर ना। पोटेशियम का प्रतिद्वंदी है ये, पोटेशियम के साथ भी ऐसा ही होता है, लेकिन उसके अंदर किनारा जलना स्टार्ट करता है, ये जलना स्टार्ट नहीं करता। फिर वही चीज, क्लोरोटिक इंटरवेनियल क्लोरोसिस ऑफ ओल्डर लीव्स। मैंने कभी नहीं बोला था कि इसके अंदर क्लोरोसिस नहीं होगा, मैंने ये बोला था कि इसके अंदर डेड स्पॉट पाए जाएंगे और किसके अंदर डेड स्पॉट नहीं पाए जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना इसकी वजह से। ट्रांसल्यूटेड स्पॉट बनेंगे इनरेगुलर शेप के, इनकी कोई फिक्स शेप नहीं है, देखिए यहाँ छोटा रह गया, यहाँ बड़ा रह गया, यहाँ अजीब सी शेप का हो गया, यहाँ और अजीब सी शेप का हो गया, तो इनकी कोई शेप फिक्स नहीं होगी। बिटवीन द वेन्स ऑफ लीव, अब बिटवीन द वेन्स ऑफ लीव का मतलब क्या हो गया कि बीच में बनेंगे पत्ती के, ऐसा नहीं है किनारों पे बनेंगे, ठीक है ना। उसके बाद में वही बातें हैं, फ्लावर फॉर्मेशन आपकी इनहिबिटेड हो जाएगी, आपकी जो ग्रेन फॉर्मेशन है वो भी रुक जाएगी। इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो कॉलीफ्लावर का विप टेल, कॉलीफ्लावर और ब्रेसिका का विप टेल, ये इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर है, किसकी वजह से, मोलिब्डेनम की डेफिशिएंसी की वजह से। अब उसके बाद में कंक्लूजन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो क्लोरोसिस, ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होंगे जो क्लोरोसिस शो करेंगे, तो वो न्यूट्रिएंट्स होंगे आपके मैग्नीज, पोटेशियम, जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, सल्फर और नाइट्रोजन, ये जनरली क्लोरोसिस शो करते हैं सारे के सारे। मोटलिंग के बारे में बात करूंगा। मोटलिंग क्या था, पिगमेंट, दूसरे पिगमेंट के कारण इसके अंदर भी कुछ कलर्ड स्पॉट्स आ जाना, कलर्ड स्पॉट्स आ जाना, ठीक है, उस चीज को क्या बोल दिया गया था, मोटलिंग। बाकी मैंने ये डेफिशिएंसी सिम्टम के लास्ट वाले स्लाइड के, लास्ट नहीं, इससे प्रीवियस जो लेक्चर है उसके अंदर मोटलिंग को भी एक्सप्लेन किया था, वहां देख लेना, ठीक है। तो मोटलिंग की वजह से ये क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी, सॉरी, मोटलिंग के डेफिशिएंसी सिम्टम कौन कौन शो करेगा, वो शो करेगा आपके नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, सल्फर और मैग्नीज, ठीक है। लेकिन जो क्लोरोसिस जिनमें हो रही है वो सब के सब मोटलिंग शो कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्लोरोसिस इज आल्सो रिलेटेड टू पिगमेंट एंड मोटलिंग इज आल्सो रिलेटेड टू पिगमेंट, ठीक है ना। एंथोसाइनिन, मोटलिंग इज रिलेटेड टू एंथोसाइनिन एंड क्लोरोसिस इज रिलेटेड टू क्लोरोफिल। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, नेक्रोसिस। अब ये नेक्रोसिस क्या हो गया, डेथ ऑफ सेल, डेथ ऑफ सेल्स या डेथ ऑफ टिश्यू। नेक्रोसिस के सिम्टम्स कौन कौन शो करेगा, मैग्नीशियम करेगा, पोटेशियम करेगा, जिंक करेगा, कैल्शियम करेगा और मोलिब्डेनम करेगा। एक ओवरऑल तरीके से लिख दिया गया ताकि आप इन पे केवल ना बैठे रहो कि पोटेशियम तो जी ये नहीं करता, उसमें तो किनारा जलना स्टार्ट होता है, इसमें क्लोरोसिस नहीं होती, ऐसा नहीं है, क्लोरोसिस पोटेशियम में भी होगी और सारों में भी होगी, ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ आपका डेफिशिएंसी सिम्टम खत्म हो गया, बढ़िया तरीके से हमने इसे पढ़ने की कोशिश की है, इससे बेस्ट मैं नहीं करवा सकता था इसको, या हो सकता है 1-2% बेस्ट और करवा सकता था, लेकिन मैंने अपना बेस्ट शॉट दिया है आपको। लेकिन इसके साथ अब एक और बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है ना, वो अपने आप में बहुत ही उलझी हुई चीज है। इसके बारे में जितना मैंने आपको बता दिया उतना मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा अगर आपको कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम आए या कहीं किसी बुक में इनसे अलग कुछ बातें लिखी हो तो प्लीज उनको शेयर करना, क्योंकि न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी बहुत टिपिकल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। क्यों, क्योंकि एक तो एक न्यूट्रिएंट बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करेगा, बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करेगा, हो सकता है वो इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर रहा हो, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट हो गया एक तो। सेकंड उनके बारे में बात करेंगे अगर अपने, तो सेकंड ये रह गया कि इनकी मोबिलिटी वाला कंसेप्ट भी गड़बड़ करेगा। उनके अलावा अगर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में बात करें तो क्रॉप टू क्रॉप और प्लांट टू प्लांट
ठीक है। अब प्लांट टू प्लांट में बोल रहा हूँ तो ऐसा नहीं एक स्पीशीज के 2 प्लांट लगा रखे हैं हमने और उन दोनों प्लांट्स में अलग अलग सिम्टम शो करेगा, नहीं। वीट में अलग थोड़े सिम्टम शो होंगे, राइस में थोड़े अलग होंगे, लेकिन क्यों ना, क्योंकि दोनों एक ही फैमिली के, तो हो सकता है कि कुछ कॉमन भी हो, ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग आपके जेंडर के होने लग गए, अलग अलग जीनस के होने लग गए, तो उनके अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम में फिर वेरिएशन आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए इनके अंदर बहुत कंफ्यूजन रहती है। लेकिन जो मैंने आपको क्या बताया, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को आप नॉलेज के बेस पे कभी जज करने की कोशिश मत करना। ये मत सोचना कि चलिए हमने न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी पढ़ लिया, फील्ड में चलते हैं, फील्ड में जाकर के डेफिशिएंसी को चेक करने की कोशिश करते हैं। वी कैन नॉट डू दिस, ध्यान रखना, ठीक है। मेरे फादर साहब असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, उनके पास घर पे बहुत सारे सैंपल आते रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ, मैंने सैंपल उठाया, मैंने सैंपल उठा करके देखा, मैंने कहा कि इसके अंदर इसकी डेफिशिएंसी है, उसकी डेफिशिएंसी है। मैंने अपनी तरफ से उसको एक तरीके से डायग्नोसिस कर दिया, ठीक है, अपने बेस्ट नॉलेज के कारण। मेरे फादर जैसे ही आए, उन्होंने वो सैंपल उठाया, हालांकि मैंने बोला नहीं इसके अंदर इसकी डेफिशिएंसी है, ठीक है। वो आए, उन्होंने उसको देखा, देखने के बाद में उन्होंने उनके अंदर जो चीजें बताई, मैंने जितनी चीजें बताई उनमें से एक भी चीज उसमें से मैच नहीं हो रही थी। फिर मैंने क्रॉस क्वेश्चंस किए, उन्होंने क्रॉस आंसर्स दिए। तो ये जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो नोट कर सकता है कौन, एक्सपर्ट, जिसके पास बहुत सालों का तजुर्बा हो। वो ही है जो प्लांट को देखकर डायग्नोसिस करके बता सकता है आपको कि इसके अंदर क्या डेफिशिएंसी सिम्टम होगा और क्या डेफिशिएंसी सिम्टम नहीं। ये आपको कंप्लीटली थ्योरेटिकल ही पढ़ना है टॉपिक, इसके अंदर प्रैक्टिकल होने की कोशिश मत करना। जितना इसमें उलझोगे उतना खुद को परेशान पाओगे, ध्यान रखना। ये अपने एक्सपीरियंस से और अपने नॉलेज से बता रहा हूँ आप लोगों को, क्लियर ना। इसलिए नाइट्रोजन डेफिशिएंसी के मामले में कभी जज करने की कोशिश मत करना, वरना नाइट्रोजन की न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी के मामले में जज मत करना, वरना प्रॉब्लम आ जाएगी आप लोगों को, ठीक है। हाँ जी, आगे बात करते हैं अपने टॉक्सिसिटी सिम्टम्स के बारे में। डेफिशिएंसी हमने देख लिया, फंक्शन हमने देख लिया, सारी चीजें हमने देख ली। अब बात करते हैं इनके टॉक्सिसिटी सिम्टम्स के बारे में। हाँ जी, विजुअल सिम्टम्स के बारे में। टॉक्सिसिटी सिम्टम्स होते क्या है वो बता देता हूँ पहले, ये तो पढ़ने वाली चीजें बाद में पढ़ लेंगे। टॉक्सिसिटी सिम्टम क्या हो गया कि मैंने हद से ज्यादा किसी चीज का सेवन कर लिया, उसके नकारात्मक प्रभाव क्या होंगे, उनको बोल दिया गया टॉक्सिसिटी सिम्टम। एक और टर्म हम पढ़ के आ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, वो क्या टर्म थी आपके, लग्जरी कंजप्शन। लग्जरी कंजप्शन में क्या कंसेप्ट था कि आपको जितनी जरूरत थी आपने उससे ज्यादा उसको कंज्यूम कर लिया, लेकिन आप पे कोई नकारात्मक प्रभाव उसका नहीं हो रहा। लेकिन टॉक्सिसिटी सिम्टम क्या हो जाएगा, आपको जितनी आवश्यकता थी आपने आवश्यकता से अधिक ले लिया, तो अब आप पर क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नकारात्मक प्रभाव होंगे, उनके बारे में पढ़ना, क्लियर ना। अब देखिए सबसे पहले क्या बोल दिया गया, विजुअल सिम्टम और टॉक्सिसिटी में नॉट ऑलवेज भी डायरेक्ट इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये हो गया कि जरूरी नहीं है कि किसी भी टॉक्सिसिटी होने के हमें विजुअल इफेक्ट्स देखने को मिले, डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिले। जैसे डेफिशिएंसी के बारे में बात करूंगा, नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, पत्तियों पे देखने को मिलेगी मिलेगी। लेकिन उसमें भी एक और कंसेप्ट है ना, हिडन हंगर। हिडन हंगर क्या चीज हो जाएगी, अगर नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है पत्तियां पीली नहीं पड़ेगी, लेकिन नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है, वो रिश्तेदारी वाली बात, रिश्तेदारों के घर जब आप चले जाओगे तो आप अपनी भूख शो नहीं करोगे, नहीं करते ना शर्म के मारे, ये सोचते हुए कि मेरी वजह से परेशान होंगे ये, या फिर मुझे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, इस टाइप की बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही होती है, उनकी वजह से आप लोग नहीं बोलते, है ना। तो वही वाली कंडीशन यहाँ हो जाएगी, हिडन हंगर वो कंडीशन हो जाएगी जिस कंडीशन में किसी नेसेसरी एलिमेंट की, किसी एसेंशियल एलिमेंट की कमी होने के बावजूद भी प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम शो नहीं करेगा। अपने लिए वो सिचुएशन ज्यादा बुरी है। क्यों बुरी है, जब पत्तियां पीली कर देगा तो हम उसको डायग्नोसिस करवा लेंगे, डायग्नोसिस करवा के हमें पता लग जाएगा कि हाँ जी इसमें इस न्यूट्रिएंट की कमी है, हम न्यूट्रिएंट डाल देंगे, ये ना। लेकिन जब हमें पता ही नहीं लगेगा, डेफिशिएंसी सिम्टम शो ही नहीं होगी, उसके उस टाइम प्रॉब्लम आ जाएगी। हम सोचेंगे क्रॉप एकदम मस्त खड़ी है, एकदम बढ़िया फसल मिलेगी, इस टाइम बाद में पता लगेगा कि तो काम खराब हो गया, ठीक है। ओके, बीमारी वही अच्छी, वैसे तो कोई बीमारी अच्छी होती नहीं, लेकिन बीमारी वही अच्छी जिसका पता लगाया जा सके कि क्या बीमारी है और जिसका इलाज संभव हो, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो डायरेक्ट इफेक्ट शो नहीं करेंगे कुछ न्यूट्रिएंट अपनी डेफिशिएंसी के, हमें पता नहीं लगेगा इसमें डेफिशिएंसी, सॉरी डेफिशिएंसी नहीं टॉक्सिसिटी, इस न्यूट्रिएंट की टॉक्सिसिटी क्या है और क्या नहीं है। कुछ होंगे जो डायरेक्ट इफेक्ट भी शो करेंगे, जैसे नाइट्रोजन के बारे में अगर मैं बात कर दूं, तो एक्सेस नाइट्रोजन देने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लांट की वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी। वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होगी, मैं कहूंगा यार इस पर फल आने वाले, फूल आने वाले थे, इस पर फूल ही नहीं आए अभी तक। बाद में कोई पता लगेगा फूल कैसे है, फूल तो आप हो, आपने नाइट्रोजन बहुत ज्यादा दे दी, है ना, नाइट्रोजन ज्यादा दे दिया, वेजिटेटिव ग्रोथ पे कंसंट्रेट करने लग गया, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ पे कंसंट्रेट कर ही नहीं रहा, तो वो उनका डायरेक्ट इफेक्ट हो गया। लेकिन यहाँ इनके हो सकता है डायरेक्ट इफेक्ट देखने को ना मिले, दूसरे इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इसके। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूं, तो अगर अधिक मात्रा में प्लांट पोटेशियम एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो मैग्नीशियम और कैल्शियम के रास्ते बंद कर देता है। अब प्लांट मैग्नीशियम और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करते टाइम ये बोलेगा नहीं भाई साहब, हमने बहुत पॉजिटिव चार्ज को ले लिया और इससे ज्यादा हमारी क्षमता नहीं है, क्योंकि आयन एक्सचेंज पे डिपेंड करेगी ना ये सारी चीजें।
उसके बाद में क्या बोल दिया गया, अधिक मात्रा में फोस्फोरस अगर ले लिया गया तो वो जिंक डेफिशिएंसी को कॉज करेगा, अधिक मात्रा में जिंक ले लिया गया तो वो आयरन डेफिशिएंसी को कॉज करेगा। ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा है प्लांट के अंदर तो कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी, फॉस्फोरस ज्यादा है तो कौन से न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एक चीज और भी है, जो फॉस्फोरस हो गया तो आयरन की डेफिशिएंसी भी हो जाएगी, ध्यान रखना। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, दीज इफेक्ट वुड कंपेयर टू एलिमेंट्स सच एज बोरॉन, क्लोरीन वगैरह वगैरह, ये विच क्रिएट विजुअल सिम्टम्स। ये जो होंगे बोरॉन, क्लोरीन, कॉपर या मैग्नीज, ये क्या करते हैं, ये विजुअल सिम्टम शो करते हैं प्लांट के ऊपर कि हमारी अधिकता से ये आपके सिम्टम शो हुए हैं। ठीक है, बाकी इसमें आगे देख लेना, आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में अपने नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी के बारे में। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ज्यादा इसमें टॉक्सिसिटी में घुसेंगे नहीं अपने, लेकिन नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी तो एटलीस्ट करना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट है। क्या बोल दिया गया, व्हेन नाइट्रोजन सप्लाई आर मोर देन सफिशिएंट, आवश्यकता से अधिक जब नाइट्रोजन की सप्लाई होगी तो जो प्लांट के अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर किए गए हैं वो कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होने लग जाएंगे प्रोटीन में। अब क्योंकि वेजिटेटिव पोर्शन के अंदर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मात्रा में गड़बड़ियां आ गई, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम हो गई, प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो गई, तो प्रोटोप्लाज्म जो होगा उसके अंदर भी यही चीज हो जाएगी। क्योंकि फिर से वही बात होगी ना आपके, एक सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से सिस्टम बना, सिस्टम से बॉडी बनी, है ना, वही चीजें रह जाएगी सारी की सारी। तो एज प्रोटोप्लाज्म आर हाईली हाइड्रेटेड मोर सकुलेंट रिजल्ट, इससे प्लांट क्या बन जाएगा, अधिक सकुलेंट बन जाएगा। सकुलेंट का मतलब क्या हो गया, रसधारी। इनके अंदर क्या चीज आ जाएंगी, बहुत ज्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा हो जाएगा, एक तरीके से यूं मान लो, हाइड्रेटेड ज्यादा हो जाएगा, पानी की मात्रा ज्यादा आ जाएगी। पानी की मात्रा ज्यादा आ गई तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ जी अब ये सख्त नहीं रहा, इसने अपनी शक्ति लूज कर दी। ठीक है, अगर इसने अपनी शक्ति खो दी तो अब कोई भी इसके पास दूसरा इंसेक्ट आएगा, पेरिंग सकिंग टाइप के माउथ पार्ट वाला, वो उसके अंदर अपनी जैसे ही डालेगा माउथ पार्ट को इंसर्ट करेगा, माउथ पार्ट इजिली इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर वो स्टेम होता, वो स्टेम थोड़ा सख्त होता तो माउथ पार्ट उसमें इजिली पेनिट्रेट नहीं कर पाता, तो हम सोचते कि इंसेक्ट अटैक कम होता। ठीक है, दूसरी चीज अगर इसके बारे में बात करूंगा मैं, तो एक्सेसिव सकुलेंसी के कारण ये हार्मफुल इफेक्ट हो जाएंगे, मैंने बता दिया आपको। कॉटन के बारे में बात करेंगे तो ये हार्मफुल इफेक्ट्स कौन कौन से होंगे उनको और देख लेते हैं। कॉटन के केस में अगर बात करेंगे तो जो फाइबर होगा वो फाइबर कमजोर हो जाएगा, आपको हाइड्रोलाइसिस ज्यादा हो गया ना, पानी ज्यादा ऐड हो गया। आप खाना बना रहे हो, सब्जी बना रहे हो, तरी वाली सब्जी बनाते हो, उसमें पानी तो रखते हो आप थोड़ा, लेकिन क्या हो अगर वो सब्जी में जितना पानी आपने रखा है उससे 2 गिलास एक्स्ट्रा में और डाल दो तो, ठीक है, याद करो वो हॉस्टल वाली दालों को। ठीक है, जब हॉस्टल में आपको आप यू उसमें कुछ करते थे, कड़छी वड़छी डालते थे और पानी निकल के आते थे और 4 दालों के बूंद ड्रॉप्स होते थे उनमें, उन चीजों को रिमेंबर करके देखिए। ठीक है, तो वही वाली कंडीशन हो जाएगी ज्यादा पानी होने की वजह से। ग्रेन क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे तो लॉजिंग हो जाएगी। लॉजिंग में आपको बता चुका हूँ क्या हो जाएगा, लॉजिंग गिर जाएगा पौधा, उसी चीज को बोल दिया गया लॉजिंग। किसके कारण, लो पोटेशियम सप्लाई के कारण। नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी क्या कर देगी, पोटेशियम सप्लाई को भी प्रभावित कर दिया इसने। पोटेशियम सप्लाई लो हो गई तो आप जानते हो कि पोटेशियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजीज रेजिस्टेंस इन प्लांट। ठीक है, तो अब जो प्लांट हो गए वो डिजीज के लिए भी ज्यादा ससेप्टेबल हो गए, इंसेक्ट के लिए भी ज्यादा ससेप्टेबल हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि सकुलेंट हो गए। तो ये सारी बातें आपस में इंटर रिलेटेड है, इनको आप ध्यान रखना प्लीज। नाइट्रोजन वाला मोस्ट इंपोर्टेंट था, काफी इसमें कंसेप्ट भी था, इसलिए ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन किया। बाकी यहाँ पे जो टॉक्सिसिटी सिम्टम्स है मैंने लिख दिए यहाँ पे, कुछ इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन होगा, उसके कारण ये नाइट्रोजन की टॉक्सिसिटी होने के कारण ये सारी चीजें हो जाएंगी। टॉक्सिसिटी का मतलब आवश्यकता से अधिक मात्रा में अवेलेबिलिटी, या फिर आप टॉक्सिसिटी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हो एक्सेस से। ठीक है, वहां आपने डेफिशिएंसी वर्ड यूज किया, यहाँ आप एक्सेस वर्ड यूज कर सकते हो, अधिकता। फॉस्फोरस की अधिकता होने के कारण आयरन और जिंक के प्रॉब्लम आ जाएगी, पोटेशियम के कारण इनके प्रॉब्लम आ जाएगी। इन सारी चीजों को आप पढ़ लेना, पढ़ने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले नहीं है कुछ भी। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो मुझे बोलना, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बाद में बात करते हैं अपने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में। तो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर सबसे पहले तो होता क्या है उसके बारे में बता देता हूँ। एक होती है देखिए जी डिजीज, और एक होता है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। दोनों इंटरचेंजेबल टर्म्स नहीं है, दोनों क्या है, अलग अलग बातें हैं। डिजीज वो होंगी जिसका कोई पैथोजन होगा, डिजीज वो होगी जिसका कोई पैथोजन होगा, ध्यान रखना। पैथोजन यानी रोग कारक। रोग कारक कौन हो सकता है, इट में भी बैक्टीरिया, इट में भी फंगस, इट में भी एल्गी, इट में भी आपके निमेटोड, इट में भी वायरस, कोई भी हो सकता है पैथोजन, लेकिन वो जीवित होगा। ठीक है, ध्यान रखना, वो जीवित होगा। डिजीज उसे बोलेंगे जिसका कोई पैथोजन होगा। पैथोजन क्या होता है, हमेशा लिविंग ऑर्गेनिज्म, बस बात खत्म डिजीज के बारे में। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होगा, किसी नॉन लिविंग चीज की वजह से, कोई भी नॉन लिविंग चीज की वजह से अगर उसके नॉर्मल ग्रोथ के अंदर। ठीक है, अब डिजीज को अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा तो एक और चीज उसके बारे में बोल दी जाती है, हेल्थ हो गया, कि उसके सारे के सारे जो ऑर्गन्स है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, उस चीज को बोल दिया गया किसी की हेल्थ। ठीक है,
हेल्दी बोल दिया गया उसे। डिजीज उसे बोल दिया गया जब आपके सारे के सारे ऑर्गन सही तरीके से काम नहीं कर रहे, उनमें से कोई एक या मल्टीपल ऑर्गन्स सही तरीके से काम नहीं कर रहे, गड़बड़ी आ रही है उनमें, डिस्टर्बेंस हो रही है उसमें, उस चीज को बोल दिया गया डिजीज। लेकिन मोर पर्टिकुलरली हमने यहाँ पे क्या बोल दिया, एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और एक डिजीज। डिजीज के अंदर पैथोजन होना जरूरी है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में बिना किसी पैथोजन के कारण, एक्सटर्नल या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशंस की वजह से अपनी जो नॉर्मल कंडीशन होनी चाहिए थी उससे नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल कंडीशन क्रिएट होगी, उसको मैंने क्या बोल दिया, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। अब क्या फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर केवल और केवल न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी की वजह से हो सकते हैं? नहीं, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशंस की वजह से भी हो सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से भी हो सकते हैं। लाइट की मात्रा कम है या ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है या कम है, इन सारी चीजों की वजह से भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना इस चीज को। तो ये, लेकिन यहाँ पे अपने डिस्कस नहीं करेंगे किसी भी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर को उस तरीके से। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ पे टॉपिक का हिस्सा नहीं है वो। ठीक है ना, यहाँ अपने केवल न्यूट्रिएंट पढ़ रहे हैं, तो न्यूट्रिएंट वाले फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर उनको ही करेंगे। जो अलग से मैं ये चीज बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि दिमाग में फिर से भ्रांति ना स्टोर हो जाएगी, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इज इक्वल टू न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी। क्लियर ना? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर इज physiological disorder can be caused due to एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशंस ऑफ प्लांट। क्लियर ना? एक्सटर्नल कंडीशंस क्या आ गई, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन, और इंटरनल कंडीशंस क्या आ गई, प्लांट के अंदर जो चीजें, अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट अंदर ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कम या ज्यादा होकर के। तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएगी, इसको प्लीज पढ़ लेना। अब बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स के बारे में। बोरोन डेफिशिएंसी से होने वाले डिसऑर्डर, क्लोरीन टॉक्सिसिटी से होने वाले, कॉपर डिफिशिएंसी से होने वाले, सारे के सारे यहाँ पे मैं ऐड करना चाहता था लेकिन मैं कर नहीं पाया, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आपको थोड़ी तबियत ठीक नहीं चल रही एक दो दिन से। इसलिए मैंने यहाँ पे जितने हो सकते थे मेरे से एक पर्टिकुलर टाइम में मैंने उतने ऐड कर दिए। बाकी आपसे अगर हो सके आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना बाकी औरों को भी, लेकिन काफी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए, प्लीज इनको कंसिडर कर लेना। आपको पता होना चाहिए कौन सा किसके कारण होगा, ध्यान रखना। उसके बारे में बात करते हैं, फाइनल स्लाइड आज की, इंडिकेटर क्रॉप के बारे में। अब व्हाट इज इंडिकेटर क्रॉप? इंडिकेटर का मतलब क्या हो गया? मुझे तो इंडिकेटर का एक ही मतलब समझ में आ रहा है, इंडिकेट करना। इंडिकेट करना मतलब क्या? निर्देशित करना, निर्देश देना, डायरेक्शन देना। मतलब क्या हो गया, मेरे पास एक बाइक है और बाइक के अंदर ना 4 इंडिकेटर लगे हुए हैं। ठीक है, फिर एक मेरे पास एक बटन भी है, उस बटन को मैं इस साइड कर देता हूँ तो लेफ्ट साइड वाले दोनों इंडिकेटर, यानी एक आगे वाला और एक पीछे वाला, टिम टिम करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब क्या होता है, किस चीज के लिए दिए गए ये इंडिकेटर बाइक में? इंडिकेटर दिए गए हैं बाइक में इस चीज के लिए ताकि हम रात के समय या दिन के समय, दिन में तो खैर कम विजुअल होते हैं लेकिन मोर स्पेसिफिकली रात के टाइम, लेकिन दिन में भी चलते होते हैं, रात के समय जब हमें टर्न लेना होता है तो उस टाइम हम टर्न लेने से पहले इंडिकेटर स्टार्ट कर दे ताकि हमारे पीछे आने वाले लोगों को पता लग जाए कि हम इस साइड मुड़ने वाले हैं। ठीक है, यानी उन्हें हमारी चीज का पता लग जाए, उन्हें पता लग जाए कि हम इस डायरेक्शन में जाने वाले हैं, उन्हें निर्देश मिल जाए ताकि वो हमें उस साइड से ओवरटेक ना करे और एक्सीडेंट होने के चांसेस कम हो जाए। इंडिकेट हम समझ गए, इंडिकेटर हम समझ गए, तो अब इंडिकेटर क्रॉप क्या हो जाएंगी? वो फसलें जो किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी को इंडिकेट कर दे, उसे दर्शा दे, उसे निर्देशित कर दे, उनको क्या बोल दिया हमने? इंडिकेटर क्रॉप। अगर मैं बात करूंगा किस तरीके से हो गई, जैसे मुझे नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी का खतरा है, अगर मैं बात करूं, मैंने क्या लगा रखी है, ब्रेसिक एसिड की क्रॉप लगा रखी है मैंने, या फिर कॉलीफ्लावर लगा रखा है मैंने। ठीक है, सॉरी, कॉलीफ्लावर में आप जानते हो नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से प्रॉब्लम हो जाती है, एक डिजीज हो जाती है, नाम याद नहीं आ रहा, बटनिंग हो जाता है शायद कॉलीफ्लावर में, बटनिंग हो जाती है, चेक कर लेना बाकी आप, नाइट्रोजन डेफिशिएंसी से बटनिंग हो जाती है कॉलीफ्लावर में। तो मुझे ये प्रॉब्लम है कि यार बटनिंग होगी ना तो मामला खराब हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, वहां पे फसलें लगा दूंगा दूसरी, जैसे कौन सी, सीरियल क्रॉप, मेज, सोरगम या फिर पल्सेस, इनको लगा दिया मैंने। इनको नहीं समझा रहा मैं आपको, एक बार मैं समझाता हूँ, जिंक वाला ये समझा देता हूँ, एक ये समझा देता हूँ, उसके बाद में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे मुझे क्या लगाना है, मुझे मान लीजिए कोई ऑर्चार्ड लगाना है मुझे। ठीक है, ऑर्चार्ड और गार्डन में डिफरेंस होता है ना। ऑर्चार्ड लगाना है मुझे, और ऑर्चार्ड के अंदर क्या है, मैंने सिट्रस लगा दिया और मुझे खतरा है कि इसमें जिंक की वजह से प्रॉब्लम ना आ जाए, जिंक की डेफिशिएंसी ना आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, खतरा नहीं उठाऊंगा, मैं कुछ एक वहां पे चावल के पौधे लगा दूंगा, धान के पौधे लगा दूंगा वहां पे। धान के पौधे से आप समझते हो कि जिंक की डेफिशिएंसी जैसे ही धान के पौधों में होगी, मोस्ट इंपोर्टेंट खैरा डिजीज एंड टू एंड दौड़ के आ जाएगी। ठीक है ना, राइस पे खेरा डिजीज दौड़ के आ जाएगी। अगर राइस पे खेरा डिजीज आ रही है इट्स ओके, अगर खेरा डिजीज नहीं आ रही तो मतलब मेरी क्रॉप के अंदर न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं है और थोड़े टाइम तक होने वाली भी नहीं है। यानी कि पैडी क्रॉप को मैंने यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किस चीज के लिए बताया है, लगाया है, सिर्फ इस चीज के लिए कि मुझे आप इतना बता देना जिंक की डेफिशिएंसी है या नहीं है। ठीक है ना, अब कौन सी क्रॉप, कौन से न्यूट्रिएंट की इंडिकेटर क्रॉप होगी, वो इस तरीके से निर्धारित होगा कि उसके अंदर किसी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की वजह से कोई पर्टिकुलर बीमारी तो नहीं हो रही। जैसे अगर मैं बात करूं इनमें कोई और इंपॉर्टेंट, जैसे मोलिब्डेनम की बात करें,
तो मोलिब्डेनम की कमी से आप समझते हो क्या होता है, कॉलीफ्लावर के अंदर व्यूपटेल हो जाता है। कैल्शियम की बात करें तो टोमेटो के अंदर ब्लॉसम एंड रोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हो जाता है। कॉलीफ्लावर के अंदर भी ये हो जाती है कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से ब्लॉसम एंड रोड। तो ये सारी की सारी चीजें होंगी, किस चीज पे आधारित होंगी, इस चीज पे आधारित होंगी कि कौन सी क्रॉप के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट की वजह से सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव देखने को मिल रहा है। जो उसके लिए बहुत सेंसिटिव होगी वही उस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की इंडिकेटर क्रॉप बता दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को केवल और केवल इंडिकेटर क्रॉप के एग्जांपल याद रखने हैं। फर्स्ट ईयर वालों को इंडिकेटर क्रॉप की परिभाषा भी याद रखनी है। क्लियर ना? तो यहाँ आपका न्यूट्रिएंट से रिलेटेड सारा का सारा टॉपिक खत्म होता है। अब हम इससे अगले वाली क्लास में स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताना।